आज की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं और उनकी बोलते हैं स्पेशल क्या खास बात थी, उनमें क्या क्या, कौन जीता कौन हारा, कहाँ हुआ, कौन राजा था, ये सब सारी जानकारी स्पेशल क्वेश्चन में पूछी गई है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा और क्या क्या पढ़ना है, बस आपका यही काम है, ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला युद्ध हुआ दसराज युद्ध। दसराज युद्ध 1420 मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1400 साल पहले ये सुदास बनाम दसराजा सुदास इसमें जीत गया। ये भी क्वेश्चन आजकल आने वाले हैं, पहले नहीं आए होंगे लेकिन अभी आने वाले हैं। जिसका थोड़ा भी रिकॉर्ड है, अच्छे से कहीं पता है कि ये चीज़ जब हुई है, उसको कहीं ना कहीं मेंशन किया है, क्योंकि 4-5 चीज़ें हैं किसी इतिहास को जानने के लिए। एक तो होते ग्रंथ, जो आप कैसे लिटरेचर जो कि लिखे हुए होते हैं, किताब में बहुत सारी बुक लिखी हुई होती है। दूसरा होते हैं कोइन, सिक्के बताते हैं किसी राजा के बारे में कि राजा यहाँ तक चला है, इसका क्षेत्र यहाँ तक है, वो आर्थिक स्थिति के द्वारा कहीं ना कहीं कंट्रोल लगता है ना। तीसरा होते हैं पिलर, कहीं ना कहीं सीमा को कैसे डिसाइड करो, सीमा कहाँ तक है। तो वो क्या करते थे, राजा जीत के अपना पिलर खम्मा गाड़ते थे, तो उस खम्भे पे लिख देते कि इस दिन इस राजा ने इस क्षेत्र को जीता, जो भी उसका एक लैंडमार्क बनाते थे, आइडेंटिफिकेशन कि ये इस राज्य की सीमा बता देते। बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी स्मारक हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें इतिहास को जानने के लिए और इतिहास के स्रोत माने, खुदाई में जो चीज़ मिलती है, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं, ये भी बताती हैं। इनकी जांच होती है तो पता चलता है कि इस समय की हैं, इतनी पुरानी है। तो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको स्पेशल याद रखेंगे। इतिहास का स्रोत क्या क्या है, मतलब स्रोत बोल सकते हो, कहाँ से पता चल रहा है कि ये बात कब हुई। तो यही चीज़ें, बाकी तो खत्म हो जाता है धीरे करके, एक नॉर्मल चीज़ लिखी हो कहीं, इसकी सबकी आयु होती है ना, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत बड़ा स्रोत है, बिल्डिंग हो गई, सिक्के हो गए, पिलर्स हो गए, जैसे अशोक के स्तंभ हो गए, बहुत सारे अशोक के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ किताब पढ़ेंगे पुरानी वाली, बहुत दिन से चली आ रही हैं, उनको दोबारा से लिख दिया जाता है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है पूरी किताब चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है, कोई भी किताब हो। तो इस तरह से इतिहास को जानने के ये 4-5 स्रोत हैं। अब हम इनके युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, किस युद्ध में क्या हुआ और कब हुआ। तो दसराज का युद्ध बता दिया, अब पढ़ते अरवेला का युद्ध। अरवेला का युद्ध 331 ईस्वी पर, आप कह सकते हो कि भारत में आया था सिकंदर 326 में, ठीक है। तो ये उससे पहले युद्ध हुआ है, ये हुआ दारा तृतीय से सिकंदर का युद्ध हुआ है। दारा तृतीय से किसका हुआ है, सिकंदर का। अरवेला का युद्ध ये कब हुआ है, 331 331 BC बिफोर क्राइस्ट। भारत पर पहला सफल आक्रमण, यह मैंने बताया था आपको, 516 में दारा प्रथम ने किया था, जो हखामनी साम्राज्य से संबंध रखता है। दारा तृतीय उसका उत्तराधिकारी था। दारा तृतीय की लड़ाई किससे हुई है, सिकंदर से, जिसको बोलते हैं अरवेला का युद्ध। कालांतर में क्या हुआ है, सिकंदर अरवेला के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से ईरानी सत्ता समाप्त हो गई। मतलब जैसे ही दारा तृतीय हार गया तो सिकंदर ने हरा दिया, तो ईरानी थे, हकमनी साम्राज्य कहाँ का, ईरान का। तो सिकंदर के हराने के बाद यहाँ भारत में हकमनी साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो खत्म हो गया। अब एक स्पेशली सुना हो कई बार, करी या हाइडेस्पीच का युद्ध। यही एक युद्ध है जो भारत में सिकंदर ने लड़ा था, करी या हाइडेस्पीच। ये युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। स्पेशली आपको याद रखना है कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ये राजा पोरस इस युद्ध में लड़ा था। राजा पोरस पंजाब के राजा थे, पंजाब का क्षेत्र आता है उसमें। स्पेशल लोकेशन नहीं लिखी है, लेकिन पंजाब का क्षेत्र काफ़ी आता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और इंडिया दोनों का हिस्सा है, पंजाब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 326 ईस्वी में हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ, जिसको करी युद्ध भी बोला जाता है। सिकंदर से पोरस की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिकंदर जीत गए। कहावत सुनी होगी आपने, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ में क्या किया जाए। ये कहावत इस युद्ध से निकली हुई है। ये बताते हैं सिकंदर ने पोरस को अरेस्ट करवा लिया। हालांकि पोरस बोलते हैं कोई राजा डायरेक्ट नहीं हारता, बहुत थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, सेना कम ज़्यादा तो होती है। हार के कई कारण होते हैं, सेना कम ज़्यादा होना, दूसरा पक्ष ज़्यादा ही मजबूत होना, बोलते हैं तकनीक का प्रयोग भी नहीं करते, कुछ तत्कालिक डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि वो आपके पक्ष में नहीं जाते हैं। आपके सभी जितने भी सैन्य कर्मी हैं, सबका साथ चाहिए आपको जीतने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि साथ नहीं मिलता है, धोखा दे के चले जाते लोग। ये बहुत सारे, स्पेशली इसमें हार का कारण यही था कि पोरस अकेला राजा था, छोटी सेना थी, और सिकंदर की बहुत बड़ी सेना थी। ये सेना का बोलते हैं ना कि सैन्य बल का कम ज़्यादा होना इस हार का मुख्य कारण था। तो आपको इसकी ईयर याद करनी है और हाइडेस्पीच युद्ध का नाम याद। कलिंग की बात करते, कलिंग के युद्ध में कौन राजा था। कलिंग कहाँ पड़ता है, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग नरेश लिखा हुआ, लेकिन नाम नहीं लिखा। हमने एक ही कलिंग नरेश का नाम सुना हुआ था, कलिंग नरेश खारवेल, लेकिन वो बाद की बात है। खारवेल बहुत पीछे का राजा है। जब अशोक से लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में, तो कलिंग का जो राजा था, वो एक्चुअल में कहीं किसी बुक में नाम लिखा नहीं है, उसको सर्च मारा जाएगा क्या नाम है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन आपको 261 ईस्वी आपको याद रखनी है, ईस्वी नहीं, BC बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें क्या हुआ था, जब अशोक राजा का बना था, अशोक राजा बना था 69 में, तो उसके 8 साल कंप्लीट होने के बाद कलिंग पर आक्रमण किया उसने 269 में कलिंग पर आक्रमण का। कलिंग की राजधानी तोसली थी, ये भी याद रखना। ये तो नॉर्मल सबको पता ही होता है कि कलिंग की, ये भी पता होता है क्योंकि सारी चीज़ें रूसेंट में लिखी है कि 8वें साल में युद्ध किया था। 261 हो गया ना, 269 - 8 करेंगे तो 261 हो गया। उसके अनुसार उसमें क्या हुआ है, कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। इस पर एक फिल्म बनी है, फिल्म में भी दिखाया गया, उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, स्टोरियाँ अपनी अपनी अलग कर देते हैं। तो उसमें 1 लाख लोग मारे गए, ऐसा मैंने पढ़ा है किताब में कई बार। बताते हैं कि 1.5 लाख के आसपास लोग बंदी बना लिए।
तो ये घटना इतनी एक मार्मिक और एक आप कह सकते हो हृदय परिवर्तन वाली घटना हुई कि इसमें बहुत सारे ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु मारे गए। जब ब्राह्मण लोग पहले हथियार रखते नहीं थे, नॉर्मल बोलते हैं यवन बोलते यज्ञ करना, पढ़ाना, गुरुकुल चलाया करते थे। ये सारी कहानियाँ बोलते हैं समय समय के हिसाब से अलग होती है। बौद्ध भिक्षु क्या करते, भीख मांग के जीवन चलाया करते थे, कपड़े पहन के, एक दो कपड़ा पहन लिया, घूम रहे हैं ऐसे करके। जब इन निहत्तों को मारा गया तो कहीं ना कहीं ये राजा है जो कि अपने आप में एक बहुत प्रतापी राजा है, अशोक, उसको ऐसा लगा कि ये यार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, ये हम गलत कर रहे हैं, जिस तरह से हम नरसंहार कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, राज्य पाने के लिए, क्या मिलेगा हमें, इन बोलते ना इनका कोई बोलते अपराध नहीं, लोगों को क्यों मार रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के बहुत दुखी हुआ और उसने फिर अपना जो जीतने का तरीका चेंज कर दिया। फिर जो शस्त्र के दम पर जीता जाता वो शास्त्र और धर्म के दम पर जीतने की बात आ गई। युद्ध करना भी एक धर्म ही होता है, लेकिन ये सिचुएशन टू सिचुएशन आप कह सकते हो, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अलग होता है। तो उसमें क्या देखा कि बाद में जब धर्म परिवर्तन सॉरी उसकी बात हुई तो अशोक बौद्ध बन गया। अशोक बौद्ध बन जाता है और अपने इस व्याख्यान को 13 में, ये जो कलिंग का युद्ध है ये कहाँ लिखा हुआ है, 14 अभिलेख हैं अशोक के, ये आपको याद रखना है। कई बार पीसीएस ने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं किस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, ये भी मैं एक ऑडियो बनाऊंगा। 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कोई चीज़ लिखी है तभी आपको बताई जा रही है। तो 13वां अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ है कि कलिंग का एक युद्ध हुआ है, उसमें इतना नुकसान हुआ, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बना लिए हैं, उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण मारे गए। तो इस स्थिति को देख के बच्चे मारे गए होंगे, बहुत बुजुर्ग मारे गए होंगे, तो इस चीज़ को देख के बोलते ना कि 1 लाख लोग बहुत होते हैं। तो उसको बड़ा बोलते ना कि हृदय परिवर्तन वाली स्थिति आ गई, तो उसने अपना युद्ध करने का तरीका चेंज किया था। अब बात आती है चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध। ये भी युद्ध हुआ है। चंद्रगुप्त की लड़ाई सेल्यूकस से हुई थी, न कि सिकंदर से। ये आपको स्पेशल याद रखनी है। आपको बिना तथ्य के कुछ बोलना नहीं है। अगर नहीं पता है तो इट इज़ वेरी इजी टू स्पीक, मुझे नहीं पता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य। अगर नहीं पता है ना तो आप ये बोल दो कि नहीं पता है, तो कोई आपको मानने वाला नहीं है। कोई अगर ये गलत टिक लगा दो एग्जाम में तो आपको नेगेटिव मार्किंग दे जाएगा वो, क्योंकि किस्मत साथ सबकी नहीं होती है। किस्मत फाइनल सिलेक्शन में किस्मत का रोल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 150 क्वेश्चन है, आपको नॉलेज से 80 नंबर लाने ही पड़ेंगे, 80 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अगर 90 पे कट ऑफ लग रही तो हो सकता है 10 नंबर आपकी किस्मत के हों, क्योंकि वो सबके साथ नहीं होती है। लेकिन आपको 80 तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 90 के 90 किस्मत से आ जाएंगे, 40 किस्मत से आ जाएंगे, 20 आ जाए, तो का नहीं मानना है। तो आपको याद रखना है कि सेल्यूकस ने जो युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ा था, और सेल्यूकस की जो लड़की थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। शादी करके लाया था। बताते हैं चाणक्य ने बोला कि इसका जो बच्चा होगा वो राजा नहीं बनेगा, क्योंकि विदेशी महिला से जो बच्चा पैदा होगा, ये कहानी आज भी चलती है, वो देशभक्त नहीं हो सकता, ऐसी मानना थी उस समय की। तो चाणक्य को तभी तो कूटनीतिज्ञ मानते हैं, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी मानते हैं। सिचुएशन को भविष्य में क्या हो सकता है, डिप्लोमेटिक क्या होता है, जो भविष्य में क्या हो सकता है उसको भी आंक ले और दूसरे को हानि पहुंचा दे लेकिन उसे पता न चले। ये डिप्लोमेसी कई रूल है, अपनी अपनी अलग परिभाषा, लेकिन मेरी अलग परिभाषा है कूटनीति की। और आपकी योग्यता ही आपकी डिप्लोमेसी शो नहीं करती, लेकिन योग्य आदमी हमेशा डिप्लोमेटिक होता है, क्योंकि बड़ा टफ होता है उसको समझना। अब बात आती है, मैंने बताया ना कि हेलेना से शादी की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया था युद्ध में। और ये कौन था? सेल्यूकस सिकंदर का। सिकंदर जीत के वापस चला गया था, पोरस से लड़ाई हुई, वापस जाते समय सिकंदर की क्या कहानी थी मैंने ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर रखी। सिकंदर की सेना ने हथियार डाल दिए थे। रावी नदी के किनारे पे जब सेना खड़ी थी तो उसकी सेनापति ने बोला कि महाराज हम नहीं लड़ सकते, हमारी सेना इतने दिन से युद्ध कर रही है। वो इतने बीमार हो गए थे, लोग मर गए थे, हैजा फैल गया था सिकंदर की सेना में, थक गए थे लोग, नदियों में डूब गए थे आते समय, क्योंकि पहले तो एयरफोर्स थी नहीं कि बाई एयर सब आ जाएं, जहाज में बैठ के आ जाएं। पहले लोग पैदल चल के आया करते, हाथी घोड़े रथ सबको लेके आया करते थे, हथियारों को लेके आएंगे, कितना सामान लेके आएगी सेना। ये एक काल्पनिक चीज़ नहीं है, एक वास्तविक चीज़ है। इसको आप एक सोच के देखो कि सेना जब मूव करती है, जब जाती है तो कितना सामान लेके जाती है। आजकल तो गाड़ियां हैं, गाड़ी में लोड करके चले जाते। पहले पशुओं का इस्तेमाल होता था और मानव शक्ति का इस्तेमाल होता था, और कहीं ना कहीं लकड़ियों के सामान बनते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, उसमें रख रख के सामान जाएगा। तो ये सब इतना मूव करेंगे वहाँ से, युद्ध करते करते सिकंदर भारत पहुँचा, थक गया, बहुत सैनिक मर गए, इसलिए उसकी सेना ने हथियार डाल दी। सेना ने एक मेरी किताब पढ़ी है, उसमें साफ लिखा है कि महाराज हम युद्ध नहीं कर सकते, अब हम थक चुके हैं। सिकंदर थोड़ी युद्ध कर रहा था, सिकंदर तो एक भाई राजा तो मोटिवेट करता है, उनको बताता है ऐसे युद्ध करना है, उनके साथ रहता है, युद्ध नहीं करता है। बहुत कम राजा होते हैं जो डायरेक्टली लड़ाई करते हैं, बहुत कम मिले होंगे आपको, आमना सामना होता है। लेकिन जिस तरह से आज की स्थिति है वैसे ही पहले स्थिति, सेना लड़ती है, सेना को किस तरह से आपको संभाल के रखना है, वो राजा की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो जब सेना ने हथियार डाल दिया तो सिकंदर मजबूर हो गया वापस होने के लिए, तब सिकंदर वापस गया था। वापस जाते जाते भी सिकंदर को बहुत लूटा गया था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत सैनिक उसके मर गए और बेबीलोन में जाके मर गया था। सिकंदर को बताते हैं 30-32 साल का तो खत्म हो गया था। 30-32 साल का आदमी क्या होता है यार, मर गया था। बताते हैं कि मलेरिया से मरा था सिकंदर, ऐसा भी मैंने सुना है। मलेरिया से मरा था, फिर कुछ हैजा को जैसी बीमारी हुई थी, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं। भाई जब राजा है इतना बड़ा, जो मलेरिया से मर सकता है तो कहाँ मेडिकल फैसिलिटी होंगी, या फिर हैजा से मर सकता है, कोई नॉर्मल बीमारी से मर सकता है। आज के टाइम में तो इतनी हाई क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है दुनिया में कि छोटी मोटी या बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज हैं। तो समय बदलता गया, ऐसे ही आप इस चीज़ को याद रखो। तो सिकंदर के बारे में काफ़ी बता दिया, अब आप बात याद कर लो जो तुम्हें पढ़ना है।
उसे संधि बोलते हैं ना, सब संधि की चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने। तो उसमें क्या है, उसकी पुत्री हेलेना लिखा है ना, विवाह का हेलेना की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और जो पूर्व का क्षेत्र कंधार, हेरात, काबुल, गांधार, बलूचिस्तान को चंद्रगुप्त को मतलब उसने वापस कर दिया। जब चंद्रगुप्त जीत गया तो उसके बाद कंधार का क्षेत्र, हेरात का क्षेत्र, काबुल, गांधार, बलूचिस्तान सब चंद्रगुप्त को वापस दे दिए। इस तरह मौर्य साम्राज्य ईरान तक फैल गया। मतलब आप कह सकते हो भारत का हिस्सा ईरान तक हो गया। मौर्य साम्राज्य पूरे अब तक का बताते हैं कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो अशोक के टाइम का मौर्य साम्राज्य है। अशोक के टाइम का जो क्षेत्र है सबसे बड़ा क्षेत्र है। अशोक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। कनिष्क की बात करें, कनिष्क का युद्ध एक पहला कनिष्क सम्राट रहा है जिसने युद्ध भारत के बाहर भी लड़ा है। वो लड़ा है चीन के सम्राट से। ठीक है, तो कनिष्क कब रहा है? 78 से 102 ईस्वी में। सबसे प्रसिद्ध युद्ध चीन के सेनापति पांचाऊ से लड़ाई हुई है। पांचाऊ से लड़ाई हुई है, जहां बोलते हैं ना कि एक बार पराजित होकर दोबारा विजयी हुआ। एक बार हार गया था वह दोबारा जीत गया। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो रेशम मार्ग था, जो कि कह सकते हो कि रेशम मतलब जहाँ से रेशम का सामान ले जाया करते थे, वस्त्र, कपड़े, ये और रेशम बनाने की कच्चा मार्ग, तो वो एक स्पेशल मार्ग बनाया गया था। तो उस मार्ग पर कंट्रोल हो गई किसकी? कनिष्क की। तो ये मध्य एशिया तक, सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्री जाती हैं? सेंट्रल एशिया का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सेंट्रल एशिया के इन कंट्री के बारे में बताओ। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब सेंट्रल मध्य एशिया के, एशिया का मध्य पार्ट माना जाता है इसको। इस मार्ग से कुषाणों की आय में, भाई सीधी सी बात है, जब रास्ता बनेगा तो व्यापार होगा, व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारियों की आय बढ़ेगी, व्यापारी आय बढ़ेगी तो व्यापार में जो काम कर रहे हैं लोग उनकी आय बढ़ेगी, जब उनकी आय बढ़ेगी तो पूरे राज्य की आय बढ़ेगी। बाहर से पैसा आएगा ना, जब यहाँ का माल बाहर जाएगा तो बाहर से पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो सीधी सी बात है इसमें कि कुषाणों के जब कुषाणों की कंट्रोल रेशम मार्ग पर आई तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उनकी आय में वृद्धि हो गई। कनिष्क एक ऐसा पहला राजा है, मैंने बताया, जिसने भारत से बाहर आक्रमण किया था। अब पढ़ते हैं ये तलय लंगानम युद्ध 290 ईस्वी की बात है। इसमें पांड्य शासक, जो पांड्य एक वंश है दक्षिण भारत का, चेर व नेडुजेलियन चूल, इन दोनों से लड़ाई हुई है पांड्या के राजा की। तलय लंगानम, तलया लंगानम, ये युद्ध बहुत एक नाम अच्छा है, याद रखना है इसको। तलया लंगानम 290 ईस्वी में हुआ है। पांड्य राजवंश के शासक नेडुजेलियन ने तलया लंगानम का युद्ध जीता। तो ये किसने जीता था? पांड्य जो राजा था उसका नाम था नेडुजेलियन, उसने युद्ध जीता था। इस युद्ध में नेडुजेलियन ने चोलों को हराया था और उसके अन्य बोलते 5 सामंत मित्रों के साथ बुरी तरह पराजित किया था। मतलब सबको, पांचों को सामंत, मतलब आप कह सकते हो कि छोटे छोटे राज्यों की जगह जगह के सेनापति एक तरह से, जिनको सैन्य पावर दी जाती है, आर्थिक पावर दी जाती है, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के वो एक तरह से एक लीडर होते हैं, उस क्षेत्र पर कंट्रोल होती है। पहले सेना के पास ही सब कुछ हुआ करता था। आजकल क्या है कि सब डिपार्टमेंट अलग हो गए ना, पहले एक ही डिपार्टमेंट में काम चलता था कई जगह। तो आपको बस इसका याद रखना है, जो तलया लंगानम का युद्ध हुआ है वो 290 ईस्वी में हुआ है। इसमें नेडुजेलियन ने चोलों और चेरों को एक साथ हराया था और उसके 5 दोस्त बता रहे हैं, सामंतों को भी हराया था। नेडुजेलियन ने अपने शस्त्रों को राजधानी मदुरई से, उनकी भाई पांड्यों की राजधानी मदुरई, मदुरई कहाँ पड़ती है? मदुरई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप चेन्नई से 125 या 30 किलोमीटर दूर है मदुरई। खदेड़ दिया था, मदुरई से बाहर निकाल दिया था पांड्यों को, सॉरी चोलों को और चेरों को। तो उनका पीछा कहाँ तक किया था? पीछा किया उसके तंजौर के किले तक। तंजौर भी तमिलनाडु में पड़ता है। तंजौर का आपने बृहदेश्वर टेम्पल सुना होगा। बृहदेश्वर टेम्पल भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है, जो कि राजराज प्रथम ने बनाया था। एक फेमस, आप बोलते हैं, एक प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शंकर को समर्पित है। आपको उसकी वास्तुकला के बारे में पता होना चाहिए, उसकी मूर्ति कला के बारे में पता होना चाहिए, वो मंदिर कैसे बनाया ये पता होना चाहिए, उसमें कैसे पत्थर लगे हैं वो पता होना चाहिए, कितने लोगों ने काम किया हुआ। ये काल्पनिक चीज़ें हैं, कहीं शायद मुझे नहीं लग रहा कहीं लिखा हुआ तो किसी किताब में जरूर लिखा होगा। किस तरह से बहुत भारी बताते हैं, एक गोल पत्थर को ऊपर पहुंचाया गया, किसकी हेल्प से? नंदी बना हुआ है बहुत बड़ा, वो एक पत्थर से बना हुआ। एक पत्थर तो चलो कोई बात नहीं है, आसान काम ही होता है, एक पत्थर रख के उसको काट के एक बॉडी शेप दे देना। लेकिन जो फिजिकल काम है वो बहुत एक लंबी कहानी हो सकती है, उसमें एक बहुत लोगों का सहयोग होगा, किस तरह से लोगों को कोऑर्डिनेट किया होगा, क्योंकि बहुत रिस्क होता है उसमें, इतने बड़े गोल पत्थर को ऊपर पहुंचाना। तो तंजौर आपको याद रखना है। पहली बात ये याद रखना है कि तमिलनाडु पड़ती है। दूसरी बात ये याद रखना है कि बृहदेश्वर टेम्पल के लिए फेमस है। और तीसरी बात ये याद रखना है कि बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था राजराज प्रथम ने, जो चोलों का राजेंद्र जो थे ना, राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका को और ये इंडोनेशिया मलेशिया तक राज किया था, वो राजेंद्र प्रथम का पापा था, राजराज प्रथम। ठीक है, तो इन्होंने हराया था। इसमें लिखा स्थित तलैया लंगानम के युद्ध में शस्त्र सेना को बुरी तरह पराजित किया था। तंजौर जिले के तिरलावुर से 13 किलोमीटर दूर वहां तक परास्त किया था और मदुरई से भगा दिया था। नेडुजेलियन मदुरई का राजा था, मतलब पांड्य वंश का था। चोलों और चेरों को मिल के हराया था, ये आपको याद रखना। ये युद्ध हुआ था 290 ईस्वी में।
उसने चेर शासक बोलते ना जगमुख से हाथी की आंख वाला को बंदी बनाकर, चेरों के जो राजा था उसका नाम है जगमुख से। जगमुख मतलब हाथी की आंख, जिसकी हाथी जैसी आंख को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था, जेल में डाल दिया। इस युद्ध को जीतने के बाद नैंडू जेलियन को काफी प्रसिद्धि मिली। सीधी सी बात है यार, जब दो राज बोलते ना वंशों के राजाओं को हरा देगा और 5 के उसके दोस्तों को हरा देगा तो प्रसिद्ध हो जाएगा आदमी। आर्यावर्त के युद्ध की चौथी से, यह आर्यावर्त का युद्ध ये 4वीं सदी में हुआ है। समुद्रगुप्त व नाग शासक, ठीक है, ये समुद्रगुप्त व 9 नाग शासक, 9 नागों के राजा थे, उनके साथ हुआ है। इसमें जीत समुद्रगुप्त की हुई है। स्कंदगुप्त हूण युद्ध, स्कंदगुप्त और हूण ये 466 में हुआ है। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। गुप्तों के राजा स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है। ये कहाँ? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में मैंने आपको पार्ट बता दिया कि सेंट्रल मध्य एशिया में कितने देश हैं और कौन कौन से वहाँ से आते हैं। ये बर्बर जाति आप कह सकते हो जंगलों में रहने वाली जो अमानवीय लोग हैं, ये कह सकते हो कि लोगों को मारने वाली, जीवों पर अत्याचार करने वाली जाति को बर्बर जाति बोला जाता है, जो मूलतः मंगोलिया के निवासी थे। मंगोलिया कहाँ है? मंगोलिया आपको देखोगे मैप में तो चाइना के ऊपर पड़ता है और वहाँ से निकल के मध्य एशिया से होकर वो आए होंगे भारत में। मध्य एशिया से एंटर किया होगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान तो पार्ट इंडिया का ही, वहाँ पे उस समय तक भी काफ़ी राज्य था। तो पाकिस्तान तो उस समय भारत का हिस्सा, तो इंडिया में भारत में वहीं से घुस जाते हैं अफगानिस्तान के बाद। पाकिस्तान तो 1947 में बना, उससे पहले तो भारतीय था, ये याद रखना है आपको। हूणों का प्रथम आक्रमण सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, तिगिन एवं खुशनीवाज के नेतृत्व में। ये मैंने आपको बताया था कि विदेशी आक्रमणकारी में तिगिन एवं खुशनीवाज थे, इनको स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक रोक दिया था, ऊपर से नीचे नहीं आने दिया था, वहीं रोक दिया था, हरा दिया था। स्कंदगुप्त एशिया और यूरोप का पहला शासक था जिसने हूणों को परास्त किया था, ठीक है, ये याद रखना। ये पीसीएस में यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि स्कंदगुप्त पहला एशिया का पूरे यूरोप का शासक था जिसने हूणों को हराया था। पहले वास्तविकता है पहली लड़ाई शारीरिक लड़ाई हुआ थी, आज की लड़ाई बटन की लड़ाई है। बटन दबाओ आप कहीं भी दुनिया में कुछ भी उड़ा सकते हो। पहले लड़ाई दम की लड़ाई हुई थी, जोश की लड़ाई हुई थी, शरीर ताकत की लड़ाई हुई करती, पशुओं की लड़ाई हुआ करती। पहले हथियार आप कह सकते हो, पहला लड़ाई ऑर्गेनिक, एक ऐसी फाइट थी जिसमें केमिकल रिलीज नहीं हुआ करते थे। ये एक अच्छा टॉपिक है, बाद में बात करेंगे इस पर। उसने क्या किया, गांधार से आगे, गांधार कहाँ है? गांधार पाकिस्तान में ऊपर पड़ता है, ठीक है, अभी अफगानिस्तान का हिस्सा, थोड़ा सा इसका पाकिस्तान का है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के पश्चात हूणों का आक्रमण, ये तोरमड़ फेमस है, मैंने बताया तोरमड़ एक फेमस आक्रमणकारी रहा है। उत्तराधिकारी आक्रमण रोकने में असफल साबित हुआ। तोरमड़ में फिर बोलते हैं ना, जब तोरमड़ ने आक्रमण किया तो ये गुप्तों के उत्तराधिकारी थे, तो उसको तोरमड़ को नहीं रोक पाए, वो खतरनाक राजा था, मतलब हूणों का एक बड़ा राजा था और शक्तिशाली राजा था। इस प्रकार तोरमड़ भारत विजय करने वाला पहला हूण शासक बना था। हूणों ने भारत को जीता है और उसका शासक कौन सा था? तोरमड़। ये कब की बात है? ये लड़ाई है, ये आप कह सकते हो गुप्त शासन के, जब गुप्त शासन धीरे धीरे करके बोले ढलान बता तब की बात है। तोरमड़ ने भारत को जीता था, जो कि हूण शासक था, याद रखना, जिसने मध्य भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित, मतलब मध्य प्रदेश तक, मध्य भारत का हिस्सा मध्य प्रदेश, सेंट्रल एशिया में, सॉरी सेंट्रल इंडिया में आता है मध्य भारत में, तो एमपी तक शासन था। उज्जैन के राजा से भी तोरमड़ की लड़ाई हुई थी। इससे पहले गांधार क्षेत्र में तिगिन ने हूणों का पहला साम्राज्य, गांधार में सबसे पहले तिगिन, लेकिन तिगिन को तो हरा दिया था इसने, स्कंदगुप्त ने। हूणों का पहला साम्राज्य स्थापित किया था, कहाँ पे किया था? गांधार में। ये भी क्वेश्चन बनता है, हूणों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो गांधार में हूणों का पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था। तोरमड़ के बाद उसका पुत्र मेहरकुल, मेहरकुल भी एक फेमस राजा रहा है, हूणों का आक्रमणकारी राजा, जिसने बोलते ना कि मेहरकुल को लेकिन यशोधर्मा ने हरा दिया था। ये मालवा के राजा थे, ये कन्नौज का क्षेत्र वही है, कन्नौज नहीं सॉरी उज्जैन के आसपास क्षेत्र, मालवा के राजा थे, मालवा ये। लेकिन ये अयोग्य, मतलब अयोग्य क्या है? युद्ध हारना, युद्ध में पराजित होना अयोग्यता नहीं होती है। बहुत सारे इसमें केसेज होते हैं, बहुत सारे बोलते रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप वास्तविकता सब बोलते शस्त्रों की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हो, क्या है? प्राकृतिक कारण होते हैं उसमें, शस्त्रों की शक्ति को समझ बोलते अयोग्यता भी होती है। और दूसरी बात आपका सैन्य बल कितना, बहुत सारी चीज़ें, आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी सेना में एकता कैसी है, जोश कैसा है, जोश भी एक अलग चीज़ होती है। आपके पास हथियार कितने हैं, तकनीकी के साथ कितने हैं, पशुधन के साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीतने के लिए। मालवा के यशोधर्मा ने उसे युद्ध में मार डाला, मतलब मेहरकुल को मालवा के यशोधर्मा ने मार दिया था। नेता मेहरकुल की मृत्यु के पश्चात नेतृत्वहीन हूणों का भारत में आधिपत्य समाप्त हो गया। तो ये आप क्वेश्चन यही बनता है कि हूणों का आधिपत्य भारत में समाप्त किया था मालवा के राजा यशोधर्मा ने। इस समय गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य था, तो गुप्त शासक था नरसिंह बालादित्य, लेकिन इतना मजबूत नहीं था। ये मालवा का राजा यशोधर्मा, याद रखना आपको। नर्मदा युद्ध 630 ईस्वी में हुआ है, हर्ष व पुलकेशन द्वितीय, इसको बोलते हैं नर्मदा युद्ध। ये भी याद, नर्मदा नदी किनारे हुआ होगा, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन दक्षिण भारत का राजा है, हर्ष कन्नौज उत्तर भारत का राजा बोल सकते हो। उत्तर भारत का पूरे का नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं कन्नौज हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर थी हरियाणा में। फिर उसने जब अपनी बहन का कुछ चल रहा था, उसकी सिस्टर थी, उस ग्रह वर्मा और राज वर्मा वाली कहानी है ना, बालवंश वाली, इसने मार दिया था उसके बहन के हस्बैंड को, जीजा को मार दिया था ना हर्षवर्धन। तो अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो कन्नौज चला गया था। कन्नौज अपनी राजधानी बना ली थी, हरियाणा से गया था वो, थानेश्वर से।
तो ये जो लड़ाई हुई है नर्मदा का युद्ध 630 ईस्वी में हुआ है, याद रखना आपको, क्योंकि 606 में हर्षवर्धन राजा बना था, मुझे इतना याद है। 630 में ही हुएनसांग भारत में आया था, 629 में बता देंगे, 630-29 में आया था, ठीक है। गुप्तोत्तर मतलब होता है गुप्तों का उत्तर, गुप्तों का ढलान, जब गुप्त का शासन खत्म हो रहा है गुप्तों का। ने पुष्यभूति वंश, ये हर्षवर्धन का वंश कौन सा था? पुष्यभूति वंश, ये भी पूछा गया है। हर्षवर्धन के वंश का नाम पुष्यभूति वंश है। 606 लिखा, 606 से 647 से हर्षवर्धन ने राज किया है। उत्तर भारत का सम्राट हुआ है, मतलब उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध सम्राट रहा है हर्षवर्धन, जिसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की थी, थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। उसके पारिवारिक कारण थे और राजनीतिक कारण भी थे। गुप्त साम्राज्य के पश्चात हर्षवर्धन ने ही उत्तर भारत का शासन किया, जिसका साम्राज्य कश्मीर तक फैला। हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य कश्मीर तक फैला दिया था। ये आपको याद, ये यही ऐसी लाइन लिखी आती है, तो अगर आपको पता होगा तो सही बोलोगे, नहीं पता हो तो फंस जाओगे। हर्षवर्धन का शासन कश्मीर तक फैला हुआ था, ये लाइन लिखी होगी, तो ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कश्मीर तक फैल गया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत के जितने की चाह से दक्षिण भारत को जीतना चाहेगा, जब राजा उत्तर भारत जीत चुका है तो अपना साम्राज्य फैलाएगा, तो दक्षिण भारत को जीतने की चाह से दक्षिण अभियान शुरू किया था हर्षवर्धन ने। दक्षिण अभियान मतलब दक्षिण भारत के राजा बहुत मजबूत राजा हुआ करते थे उस समय, ऐसा नहीं है दक्षिण भारत को चाह कर लिया हम जीत जाएंगे, किंतु वह दक्षिण अभियान में सफल नहीं हो सका। दक्षिण अभियान हर्षवर्धन के बोलते ना कि सफलता का एक हिस्सा नहीं बन सका। उसको नर्मदा नदी के तट पर बादामी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। जो अब याद रखना कि चालुक्य वंश कहाँ था? बादामी में, और वहां का राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने आया था। इसके पश्चात ही पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर अर्थात दक्षिण पथ का स्वप्न, मतलब पूरा जब यार हर्षवर्धन को हरा देगा मतलब पूरा उत्तर भारत उसने हरा दिया। उत्तर भारत हरा दिया तो पुलकेशिन द्वितीय कहीं ना कहीं अधिकार उत्तर भारत में हो सकता है हारने के बाद, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है, तो उसने अपना लेकिन उपाधि दी ना, दक्षिण का स्वामी उपाधि दे दी पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। तो आपको युद्ध का नाम याद रखना, नर्मदा का युद्ध कब हुआ? 630 में हुआ है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। ये तो अंतिम हिंदू सम्राट तो बहुत लोगों को कहा गया है, इस चीज़ पे आप ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं। वो कोई राजा सूरजमल को अंतिम हिंदू सम्राट बोलता है, कोई हर्षवर्धन को बोलता है, कोई पृथ्वीराज को बोलता है, कोई विक्रमादित्य को बोलता है, क्योंकि हेमू विक्रमादित्य कब आ रहा था इसमें पानीपत के दूसरे युद्ध में। सूरजमल भी तो हिंदू सम्राट थे, वो कब हुए? उनकी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। तो बहुत सारे, राणा प्रताप को अंतिम हिंदू सम्राट बोला गया है, तो कौन क्या बोलता है इस पर जाना नहीं, ये कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन को भी अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद 712 में उसी टाइम के बाद आप कह सकते हो 50 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और वो कोई कट्टर हिंदू नहीं था, पूरे देश का शासक था, सीधी सी बात है। कट्टर हिंदू नहीं भाई, कोई राजा फेमस जब होता है, ये ध्यान रखना, जब उसके अंदर उदारता होती है, जब उसके अंदर मानवता होती है, जब उसने मानवीय बोलते ना कि जितने भी अधिकार हैं उनका उल्लंघन नहीं करा है, अपनी जनता को सुख दिया है जो एक व्यक्ति को चाहिए, वही राजा फेमस हुआ है इस धरती पर। क्रूर शासक कभी जनता का प्यारा नहीं हो सकता है। चीनी यात्री हुएनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में ही आया था। हर्षवर्धन ने बताया, ये तो आपको पता होना चाहिए, 629 में आया था और 644 मतलब 15 साल हुएनसांग भारत में रहा था। वो नालंदा में पढ़ाई की थी उसने, और एक विक्रमशिला में पढ़ाई की, दोनों यूनिवर्सिटी में उसने काफ़ी अध्ययन किया था। और बौद्ध धर्म की जितनी भी आप कह सकते स्रोत थे, जितनी भी बुक थी, उनकी प्रतियाँ, एक कॉपी वो अपने साथ ले गया, और बौद्ध धर्म का प्रचार उसने चीन में जाके किया। आप कह सकते हो कि एशिया के चीन वाले हिस्से में काफ़ी बौद्ध धर्म को स्थापित करने का काम किया था उसने। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति, अब ये कहाँ लिखी हुई है कि हर्षवर्धन हुएनसांग भारत में आया है, ये लिखी हुई है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति, मतलब एक आप कह सकते हो एक इतिहास को जानने का एक स्रोत है, जिसमें ऐहोल में लिखा हुआ है हुएनसांग भारत में आया है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना, ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। सुरमार का युद्ध, ये सुरमार का युद्ध 641 से 642 एक साल के आसपास चला है। ये नरसिंह वर्मन, वह पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन कहाँ है? पल्लव राजा रहे, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये पल्लवों के राजा रहे, ठीक है। ये नंदी वर्मन, जो आपने देखा होगा इधर महाबलीपुरम में जो मंदिर हैं, रथ मंदिर, वो किसने बनवाए थे? वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाए थे, आई थिंक, मुझे ऐसा याद है। और एक सूर्य मंदिर है वहीं पे, सूर्य मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने शायद बनवाया था। और सूर्य मंदिर आज भी, सूर्य मंदिर क्यों बोलते हैं उसको? शांत मंदिर है, भोले बाबा का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। सूर्य मंदिर में भगवान विष्णु का है, भोले का होना चाहिए, भोले बाबा का होगा वो, और एग्जैक्ट होगी डाउट क्लियर करके बता दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है कि नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय में परमल का युद्ध हुआ है 641-42। परमल कहाँ है? परमल तमिलनाडु में पड़ता है, और वहीं उसी क्षेत्र में पड़ता है, चेन्नई के आसपास पड़ता है परमल। मणिमंगला युद्ध नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय फिर दूसरा हुआ 642 में, जिसमें नरसिंह वर्मन ने तीनों युद्ध जीते हैं अब तक। नरसिंह वर्मन ने सुरमार का युद्ध जीता है, परमल का भी जीता है, और मणिमंगलाई का युद्ध भी जीता है। सिंध और रावल का युद्ध 712 में हुआ। दाहिर सेन बोलते राजा दाहिर, वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ, इसको सिंध का या रावल का युद्ध बोलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत गया था। राजा दाहिर की दोनों लड़कियों को बताते हैं, वो वहाँ ले गया था इराक,
इराक के राजा को हज्जाज बोलते थे शायद उस समय, उनके पास ले गया था। और वहाँ पे आगे इतिहास क्या बताता है वो चीज़ें लिखी हुई हैं, बताएंगे क्या होगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि 712 में राजा दाहिर की लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम से हुई। उस युद्ध को सिंध या रावल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करते हैं। इराक के शासक अल हज्जाज का दामाद, मतलब इराक का शासक अल हज्जाज था, उसका दामाद था, मतलब उसका लड़की का हस्बैंड था। और उमैद खलीफा, उमर खलीफा का सेनापति था। खलीफा कौन था? उमैद। उमैद वहाँ खलीफा था, उमर खलीफा बोलते हैं, उसका वो सेनापति था। और इराक का जो राजा था उसका हज्जाज, उसका वो दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था, जिसने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही सिंध और मुल्तान को 712, 17 साल का आदमी था बस। सोचने की शक्ति भी इतनी नहीं होती 17 साल की, लेकिन इतनी बड़ी सेना मिल जाती है कि 17 साल का तो है, लेकिन उसके साथ इतना बोलते हैं योग्य और अनुभवी लोग आते हैं ना, वो 17 साल में छोटी हो जाती है। वो तो एक जोश ही रहता है ना 17 साल के लड़के में, तो कुछ भी करा सकते हैं उससे, उसको आप इनकरेज कर सकते हो, उसमें जोश बढ़ सकते हो। लेकिन उसके साथ जो सेना आ रही है उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं जो 50-50 साल के होते हैं, 40-40 साल के होते हैं, जिनके पास युद्ध का बहुत बड़ा अनुभव होता है, तब जाके 17 साल के लोग काम कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 17 साल का तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत योग्य हो, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ सेना में बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 712 ईस्वी में सिंध मुल्तान को उसने जीत लिया था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर सेन का रहता। सिंध एक प्रांत है, आज भी सिंध प्रांत है, पहले भी सिंध था। वहाँ का राजा दाहिर, आप कह सकते दाहिर सेन वहाँ के राजा थे। इस युद्ध के फलस्वरूप पहली बार भारत में सिंधवासियों ने जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने लगाया सिंधवासियों पर? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर क्या था? ये एक धार्मिक कर था, जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनसे लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया पहली बार भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लगाया था, ये आपको याद रखना है। उल्लेखनीय इसमें क्या है, भारत पर पहला व अंतिम अरबी मुस्लिम आक्रमण था, ये पहली बात है। उसके बाद अरब से आक्रमण भारत में नहीं हुआ है। सिंध विजय के पश्चात ही कासिम की मृत्यु 715 ईस्वी में 20 वर्ष में ही कासिम खत्म हो गया। अब बताओ 17 साल में युद्ध करने चला है और 3 साल में खत्म हो गया। भाई जो युद्ध करते हैं ज़्यादातर देखा होगा, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं वो 40 साल 35 साल, कोई कब खत्म, बहुत कम ऐसे हैं जो 70 साल जिएंगे 80 साल जिएंगे। बहुत कम राजा ऐसे होते हैं, जितने भी सेनापति होते हैं वो मर ही जाते थे, बहुत सारे खत्म हुए। सिकंदर को देख लो, सिकंदर 30-31 साल का खत्म हो गया था, ठीक है। तो 715 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु मोहम्मद कासिम की मृत्यु हो गई थी। मार दिया था उसको। उनके भाई हर राजा के विरोधी तो होते हैं, ऐसा कोई राजा अगर जो अपने विरोधियों को अपने साथ कर ले तो बहुत योग्य राजा होता है वो, नहीं तो राजा के विरोधी तो होना एक प्राकृतिक चीज़ है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद 300 वर्षों पश्चात 300 वर्षों सदी में तुर्की मुसलमानों को आक्रमण, फिर तुर्क से लोग आए भारत में, 300 साल बाद आए। अरबों की सिंध विजय के बारे में अली अहमद द्वारा लिखित पुस्तक चचनामा, तो आपको याद रखना है कि चचनामा किसने लिखी? अली अहमद ने लिखी है चचनामा। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अरबों की विजय किसमें लिखी है? अरबों की सिंध पर विजय लिखी है चचनामा में, और चचनामा पुस्तक को किसने लिखा है? अली अहमद ने लिखा है। त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये भी त्रिपक्षीय युद्ध कई बार पूछा गया है। 8 से 10वीं सदी में 200 साल के आसपास चला है। पाल, प्रत्याहार व राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के थे, प्रत्याहार आप कह सकते हो ये इधर का क्षेत्र है। इसमें राजस्थान भी आता है, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आता है और कुछ यूपी का भी हिस्सा आता है। पाल बंगाल का क्षेत्र भी आता है इसमें। तो ये क्षेत्र, इन तीनों में लड़ाई हुई थी। तो इसको 3 वंशों को याद रखना है, पालों में, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट, तीनों में। त्रिपक्षीय युद्ध के पार्टनर कौन थे? एक नहीं था, वो पूछ लेंगे, आपको पता होना चाहिए। पाल थे, प्रत्याहार था, राष्ट्रकूट था, ठीक है। इसमें प्रत्याहार जीते थे, मतलब गुर्जर प्रत्याहार बोलते हैं, गुर्जर प्रत्याहार इस त्रिपक्षीय युद्ध को जीते थे। त्रिपक्षीय युद्ध का मुख्य कारण कन्नौज था। मैंने बताया कन्नौज तो यूपी में पड़ता है, कन्नौज था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज हो गया, क्योंकि कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। जब गुप्त साम्राज्य था तो उस समय उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो भारत की जो उत्तर भारत की शक्ति कहाँ थी, कहाँ पे केंद्र थी? पाटलिपुत्र में। जब हर्षवर्धन राजा बना 606 में, तो भारत के उत्तर हिस्से की, उत्तरी भाग की शक्ति कहाँ केंद्रित हो गई? कन्नौज में। तो सबसे शक्तिशाली जगह कौन सी हो गई? कन्नौज। यह हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी जिसका विवाह बल्लभी के मैत्रा की वंश में हुआ था। हर्षवर्धन का कोई लड़का नहीं था, उसके पास एक लड़की थी, उसकी शादी कहाँ की थी? बल्लभी कहाँ क्षेत्र पड़ता है? शायद गुजरात में पड़ता है। मैत्रा की वंश में हुई थी। उल्लेखनीय है कि कन्नौज प्रारंभ में मौखरी वंशों की राजधानी थी, ये भी सही बात है। कन्नौज में मौखरी वंश था और यह हर्षवर्धन की बहन का ससुराल था, ये भी सही बात है। हर्षवर्धन की, मैंने बताया ना कि उसकी बहन थी कन्नौज में, किंतु उसके बहनोई की मृत्यु के पश्चात उसके बहनोई को मार दिया था और वो खाली हो गया था। इसलिए हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में लेके आया था। मैंने आपको बताया था थानेश्वर हरियाणा पड़ता है, हर्षवर्धन कन्नौज में गया था अपनी बहन के, जब उसका जीजा खत्म हो गया, उसको मार देते थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य को, जगह को, तब वो अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर देता है। और ये कन्नौज गंगा नदी के किनारे पे बहुत उपजाऊ क्षेत्र है कन्नौज का। मक्का बहुत अच्छी होती है कन्नौज में। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। आलू भी कन्नौज में बहुत, आलू, मक्का, गेहूँ, ये 3-4 फसल बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बहुत अच्छा पानी है वहाँ का, गंगा का पूरा क्षेत्र, उपजाऊ मिट्टी है और
आप कह सकते हो कि इत्र के लिए फेमस है कन्नौज। इत्र मतलब परफ्यूम, सेंट जिसको बोलते हैं। अब ईस्वी सन 750 से बात करते हैं। 750 और 1000 के बीच भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंश, भाई 750 से 1000 में 3 शक्तिशाली पावरफुल जब वंश बनेंगे, डायनेस्टी आएंगी, वंश मतलब डायनेस्टी बोलते हैं इसको, डायनेस्टी आएंगी तो भाई लड़ाई तो होगी। दक्षिण में राष्ट्रकूट आए और पूर्व में पाल, में मतलब पूर्व में पाल वंश आया, बंगाल का जो चित्र है, और पश्चिम और उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार आए। तो आपको लोकेशन याद रखनी है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, पूर्व में पाल था, और पश्चिम और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश था। इनका उदय होता है कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीन महाशक्तियों के मध्य हुए युद्ध को स्थिरपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी। तो इन तीनों में किसी लड़ाई हो रही थी, वो कन्नौज को जीतना चाहते थे, कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। इस संघर्ष की शुरुआत करने वाला प्रतिहार राजा वत्सराज था, गुर्जरों का राजा था वत्सराज। इसने कन्नौज को जीतने के लिए, मतलब इस संघर्ष को शुरू किया सबसे पहले, जिसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर दिया। तो वत्सराज ने जब इंद्रायुध को हराया और उत्तर भारत पर अपनी सत्ता विस्तापित, मतलब कहीं ना कहीं जब कन्नौज का राजा हारेगा, इंद्रायुध जो मौखरी वंश का राजा था, इसको हरा दिया वत्सराज ने। अब इसका वत्सराज का गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र राजस्थान एमपी और इसका यूपी का कुछ हिस्सा भी है इसमें, और मेनली इसमें गुजरात, राजस्थान और एमपी का क्षेत्र था। कन्नौज को हरा दिया तो उसका अपने आप में ऑटोमेटिकली सीधी बात जीतेगा, तो एक राज्य विस्तार तो होता ही है। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया। राजा राष्ट्रकूटों का राजा था ध्रुव, ध्रुव धारावर्ष बोलते हैं। ध्रुव ने भी 50 साल राज किया था भाई। ध्रुव राष्ट्रकूटों के बहुत बड़ा राजा रहा। 50 साल राज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक प्रधानमंत्री 2 टेनर रह जाए तो जनता बोलती है कि चेंज करो। पहले के राजा 50-50 साल राज करता था, क्योंकि जनता के पास वो पावर नहीं थी। पहले राजतंत्र चलता था, आज गणतंत्र चल रहा है, क्योंकि राजा बनना आज के टाइम में जनता के हाथ में होता है। पहले राजा के खुद हाथ में, खुद की सेना डिसाइड करती थी कौन राजा बनेगा। वो कहानी बदल गई है, तरीका बदल गया है, लेकिन चलता वही है, सब कुछ जनता के हाथ में होता है। तो आपको याद रखना, राष्ट्रकूटों का राजा था ध्रुव, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया, वत्सराज को पराजित किया। ध्रुव ने क्या किया? वत्सराज को हरा दिया। वत्सराज ने किसको हराया था? इंद्रायुध को हराया था, ठीक है। इस युद्ध में भाग लेकर राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले दक्षिण भारत की प्रथम शक्ति बन गई। जब उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तो पहली शक्ति बनी जाएगी। उससे पहले कोई व्यक्ति ऊपर गया ही नहीं था, नीचे आपस में लड़ लेते थे, आपस में युद्ध जीत लेते दक्षिण भारत के। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे पहली शक्ति राष्ट्रकूट बनी। जिस ध्रुव ने क्या किया था? ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया था, और कन्नौज को जीतने के लिए कहीं ना कहीं ध्रुव की भी इच्छा रही थी। ध्रुव के वापस दक्षिण लौटते ही पाल वंशी धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जैसे ध्रुव ने कन्नौज पर आक्रमण जीता, वत्सराज को हराया, तो ध्रुव वापस आएगा अपने यहाँ पे, दक्षिण भारत की तरफ आएगा, और धर्मपाल ने उसको कन्नौज को कंट्रोल कर लिया। इंद्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को सिंहासन बैठा दिया। भाई वहाँ के साथ मुझे लग रहा है इंद्रायुध चक्रायुध भाई थे या कुछ ऐसा, मुझे आगे पता नहीं है, लेकिन उसने इंद्रायुध को हटा दिया, चक्रायुध को वहाँ बैठा दिया। ऐसा आदमी बिठाएंगे ना जो अपनी बात सुने। राज का मतलब यही है ना, अपनी विस्तार कैसे करेंगे भाई? कोई ना कोई आदमी तो कन्नौज में रहेगा, तो कोई वो ऐसा आदमी बिठाएंगे वहाँ जीतने के बाद जो उसको माने कि ये क्षेत्र पालों का है। जब धर्मपाल ने हराया तो उस धर्मपाल ने चक्रायुध को वहाँ का राजा बना दिया कन्नौज का। यह त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्षों तक चला था। ये आपको याद रखना, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। अंततः इसका परिणाम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में रहने के साथ इस युद्ध का समापन हो गया। गुर्जरों ने इसको जीत लिया। इसका मतलब नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में रहा ये अंतिम परिणाम। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। इसका मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष को गुर्जर प्रतिहारों ने जीता था। कैसे शुरुआत हुई थी? कन्नौज जब हर्षवर्धन का समय निकल गया, उसके बाद वत्सराज ने कन्नौज के इंद्रायुध को हरा दिया और कन्नौज पे कंट्रोल कर ली। इधर से दक्षिण भारत की तरफ से ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया और कन्नौज पे कंट्रोल कर ली। फिर उसके बाद पाल ने इंद्रायुध को हरा दिया और वहाँ का राजा चक्रायुध बना दिया। चक्रायुद्ध बनाने के बाद फिर उसके बाद ये युद्ध बताते हैं 200 साल तक चलती रही कहानी। लास्ट में आके, अंत में आके गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट द्वितीय ने इस युद्ध को समाप्त किया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और राजधानी बना दी। कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। बेनी का युद्ध, ये भी पूछा गया कई बार। बेनी का युद्ध, चोल बनाम चेर पांड्य सहित 11 शासक। चोलों की लड़ाई हुई चेरों से और पांड्य से। चोल शासक करकाल, ये मैंने एक बार बताया कि करकाल ने चोलों का एक सबसे पहला मानते इसको एक युद्ध के रूप में। चोलों के राजा तो बहुत हुए, लेकिन इसमें और युद्ध में ये उस समय के चोल हैं, बीच वाले चोल नहीं है, 300 के आसपास के चोल हैं। इसमें टाइम नहीं लिखा है। ये 200 BC या 200 ईस्वी के आसपास का युद्ध है, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद आ रहा है। तो आपको याद रखना, जो बेनी का युद्ध हुआ है वो चोलों से चेर पांड्य की लड़ाई हुई है। इसमें करकाल ने चेर और पांड्य दोनों को हरा दिया था। उसके साथ 11 राजा होंगे। 11 राजा मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा होते हैं। आज के डिस्ट्रिक्ट मान लो एक तरह से, एक जिले का राजा। भारत बहुत बड़ा था, एक जिले का राजा अपने आप में शक्तिशाली होता। तो इस तरह से मिलकर कई राजा को हराया करकाल ने। करकाल कौन था? चोलों का राजा था, ये याद रखना आपको।
तंजौर के निकट है। तंजौर कहाँ है? तंजौर है, तंजावर है, तंजबुर है, तंजौर से कई नाम है। ये बैनी के युद्ध, तंजौर के पास पड़ता है, बैनी का युद्ध में चोल शासक करकाल को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भाई सीधी सी बात है, जब एक राजा इतने बड़े क्षेत्र को हरा देगा, 2 डायनेस्टी को हरा देगा और 10, 12, 11 राजाओं को मिलकर हरा देगा तो प्रसिद्ध हो जाएगा। इस युद्ध में उसने चेर पांडे राज्य के 11 राजाओं के समूह 11 राजाओं को मिलकर हराया। चेर पांडे के 11 राजा अकेले न हराए थे, करकाल ने हराए थे। इस युद्ध में हारने के पश्चात चेर शासक पेरुम शेर लादान ने आत्महत्या कर ली। ये भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बैनी का युद्ध हुआ था उसमें हारने के बाद इनमें से किसने आत्महत्या की थी? तो पेरुम शेर लादान ने की थी। किसने की थी? पेरुम शेर लादान ने, जो कि चेरों का शासक था। बेल्लूर का युद्ध आता है। ये परांतक बनाम पांड्य, ये परांतक बनाम पांड्य और श्रीलंका। परांतक इसमें जीत गया है। परांतक भी चोलों का राजा रहा है, इसमें वो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन परांतक चोलों का ही राजा। बेलूर का युद्ध में परांतक जीता है। परांतक ने किसको हराया? पांड्य और श्रीलंका दोनों को हरा दिया। तक्कोलम, तक्कोलम का युद्ध 949 में हुआ है। राष्ट्रकूट व पश्चिम गंग, गंग वंश भी रहा है। परांतक से लड़ाई हुई है राष्ट्रकूटों की, पश्चिम गंग, इसमें परांतक जीत गया है। ठीक है, तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक परांतक, मैंने चोलों का राजा ना परांतक बताया मैंने आपको, तो चोल शासक परांतक को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूटों का राजा था, लेकिन उसमें गलत लिखा हुआ है, बुरी तरह पराजित किया। राष्ट्रकूटों को यह विजय अपने सेनापति मंडलेर तथा गंगराज भूति की सहायता से मिली। में 2 लोग थे, सेनापति मंडलेर तथा गंगराज भूत, दोनों ने मिलकर परांतक से लड़ाई लड़ी थी। कृष्ण तृतीय ने इनको, उस समय राष्ट्रकूटों का राजा कौन था? कृष्ण तृतीय, याद रखना आपको। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था। चोल युवराज राजादित्य, चोलों के राजा थे राजादित्य, आदित्य भी राजा रहा है चोलों का। राजादित्य इस युद्ध में मारा गया। चोलों का राजकुमार था राजादित्य, वो इस युद्ध में मारा जाएगा। युद्ध में मारपीट तो चलती है, मरते तो हैं लोग, शहीद तो होते हैं। चोल राज्य को जीता हुआ कृष्ण तृतीय रामेश्वरम तक जा पहुंचा। मतलब जैसे ही चोल जीता तो रामेश्वरम कहाँ है? रामेश्वरम ही तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वरम में भगवान शंकर की पूजा कितनी राम ने जब श्रीलंका जा रहे थे, तो वही रामेश्वरम है, इसलिए उनको रामेश्वर बोलते हैं। मतलब राम के जो ईश्वर हैं उनको शंकर बोलते हैं। जब शंकर जी को पूछा था तो उन्होंने बोला राम जिनके ईश्वर हैं, और राम को पूछा था कि राम के जो ईश्वर हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की आंसर ऐसे देते हैं। बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं ये, जो भी इस तरह के आंसर देते हैं, जो एक दूसरे का अपमान नहीं करते हैं। जो व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं ना, जो भी हो, वो जो एक दूसरे का अपमान नहीं करते हैं, उनके अंदर वह योग्यता बहुत कम लोगों को मिलती है। तो आपको याद रखना है इसमें, कृष्ण तृतीय ने जब इसको हराया तक्कोलम के युद्ध में, तो उसका साम्राज्य रामेश्वरम तक पहुंच गया, जहां उसने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। विजय स्तंभ मतलब एक जीत का एक संकेत, हमने ये जगह जीती है, और उस पर लिखवा देते हैं कि इस दिन इस तारीख को जो भी है कि हमने इस युद्ध को जीता। इसको तक्कोलम का युद्ध कहते हैं। इसमें ये लोग मरे, कई तरह बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। भविष्य में अगर कोई आएगा तो उसको पढ़ेगा कि हाँ यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने जीता था, और राष्ट्रकूटों का क्षेत्र ये रहा है, रामेश्वरम तक राष्ट्रकूटों ने जीता है तक्कोलम के युद्ध में। तिलताड़ का युद्ध, गंग बनाम बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन, इसमें विष्णुवर्धन जीता है। जो तिलताड़ का युद्ध है इसमें ईयर नहीं लिखी है आपको, बस गंग और बेंगी में हुआ है, ये ध्यान रखना आप। कोप्पन का युद्ध 1052 से 1054, चोल राजाधिराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर, सोमेश्वर राजाधिराज चालुक्यों का, राजाधिराज और चालुक्य राजा सोमेश्वर के बीच में युद्ध हुआ है कोप्पन का युद्ध। वह चोल राजाधिराज प्रथम, इसमें चोल राजाधिराज प्रथम जीत गया है। कोप्पन के युद्ध में चोल शासक राजाधिराज प्रथम एवं पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर के बीच युद्ध हुआ। इसमें सोमेश्वर चालुक्य बुरी तरह पराजित हुआ। इसमें राजाधिराज चोल बहुत कम हारे। चोलों के राजा राजाधिराज ने सोमेश्वर को हरा दिया, सोमेश्वर जो चालुक्यों का राजा था। इसमें सोमेश्वर बोलते हैं ना हार गया। चोल शासक राजाधिराज प्रथम मारा गया, लेकिन राजाधिराज प्रथम मारा, किंतु उसके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने इस युद्ध को जीता। राजेंद्र द्वितीय, एक तो राजेंद्र प्रथम है जिसने गंगा चोलमपुरम की स्थापना की थी, उनके बारे में अलग अलग बताएंगे राजाओं के बारे में। राजेंद्र द्वितीय ने फिर इसको हरा दिया था, लेकिन ये जो राजा था उसमें राजाधिराज वो युद्ध में मारा गया था कोप्पन के युद्ध में। एवं बोलते हैं ना युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक किया। जैसे ही जीता उसके बाद राजेंद्र द्वितीय, छोटा भाई था राजाधिराज का, छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय था, इसने युद्ध में ही राज्याभिषेक कर लिया, राजा बन गया, क्योंकि इसने किसको मार दिया? सोमेश्वर को मार दिया। कुंडल संगम का युद्ध 1060, चोल बनाम चालुक्य, सोमेश्वर चोल शासक वीर राजेंद्र। इसमें चोलों के और चालुक्य की लड़ाई है, चालुक्य राजा सोमेश्वर है। कुंडल संगम का युद्ध है, ये 1060 की बात है। चोल शासक वीर राजेंद्र ने इसको जीता था। बेहंद का युद्ध 1008 में हुआ है, महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल, ये आपको याद रखना है। महमूद गजनवी से लड़ाई हुई थी 1008 में। बेहंद के युद्ध में आनंदपाल की महमूद गजनवी जीत गया था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात भारत पर गजनी वंश के मुसलमान आक्रमण हुआ, यह तुर्की मुसलमान आक्रमण था। सुबुक्तगीन का पुत्र
मोहम्मद गजनवी के बाप का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने ही जयपाल के विरुद्ध भारत पर पहला आक्रमण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तुर्की बोलते हैं ना, यह पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण था। उसकी मृत्यु के पश्चात महमूद गजनवी ने शासन संभाला और अपने पिता की भांति भारत पर आक्रमण किया। हिंदुशाही शासक बेहिंद पेशावर के निकट पड़ता है। बेहिंद कहाँ पड़ता है? पेशावर। पेशावर कहाँ इस समय? पाकिस्तान में। महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में 1008 से 1009 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सामर के चौहान, सामर कहाँ है इस समय? जयपुर के आसपास क्षेत्र है, तथा मुल्तान के मुसलमान शासक ने भी आनंदपाल का साथ दिया था। मुल्तान के मुसलमान सामर के चौहान ने मिलकर आनंदपाल का साथ दिया, लेकिन फिर भी महमूद गजनवी इस युद्ध में जीत गया था और आनंदपाल हार गया था। महमूद गजनवी का भारत पर यह छठा आक्रमण था। उल्लेख में उल्लेखनीय है कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। अपने 16वें आक्रमण 1025 में महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया था। जब आपको याद रखना है कि 1025 में 16वें आक्रमण में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कहीं न कहीं आक्रमण किया और बहुत जाके उसको लूटा। बहुत धन था सोमनाथ मंदिर में, तो जब सोमनाथ मंदिर का धन लूट के ले जा रहा था तो इसको उस क्षेत्र के जाटों ने घेर लिया और महमूद गजनवी से धन छीन लिया। जाटों ने बहुत पैसा लिया, बहुत मतलब मारकाट कर दी, बहुत सैनिकों को गजनवी के मार दिया। गजनवी को बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के जाना पड़ा था और सारा साथ बोलते हैं बहुत सारा धन ये खोकर जाटों ने छेड़ दिया। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी दोबारा से 1026 में फिर अटैक किया था। वो जाटों के विरुद्ध अटैक था। गुजरात का युद्ध 1178, मोहम्मद गौरी बना मूलराज। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी में युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में। ये गजनवी है, ये मोहम्मद गौरी नहीं है, गजनवी से लड़ाई हुई है। जो जाटों का युद्ध हुआ है वो गजनवी वाली कहानी। जब गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ में 1025 में, तो उसने बहुत सारा धन लेके जा रहा था, उसको लूट लिया था बीच में जाटों ने। उसके बाद फिर इस बदला लेने के लिए वापस आया। तो अंतिम जो युद्ध था वो जाटों के विरुद्ध था, महमूद गजनवी का, गौरी का नहीं है। गुजरात का युद्ध क्या हुआ? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बना मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय गुजरात का राजा था उस समय। भारत में मुस्लिम वंश की नींव स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही आता है। भारत के पश्चिम भारत के सीमांत पर मोहम्मद गौरी नामक एक मुसलमान सरदार ने महमूद गजनवी के वंशजों से राज्य अधिकार छीन लिया। महमूद गजनवी से मोहम्मद गौरी ने राज्य अधिकार छीन लिया और नए इस्लामी राज्य गौर वंश की स्थापना 1173 में की थी। तो मोहम्मद गौरी किस वंश से जुड़ा है? गौर वंश से। और गौर वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी ने किससे छीना था? गजनवी से। वह महमूद गजनवी की तरह भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था। भाई जैसे उसके बाप ने गजनवी के ने अटैक किया, उसके बाद गजनवी ने किया, फिर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। 1175 में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश किया था। 1175 मोहम्मद गौरी ने 1178 से 1179 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के शासक मूलराज भीम ने गौरी को आऊ पर्वत के निकट पराजित। तो मोहम्मद गौरी को पहली बार भीम ने हराया था। मूलराज ने भीम द्वितीय ने 1178 से 1179 में हराया था। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। मतलब मोहम्मद गौरी भारत में हार गया था। गुजरात का राजा था मूलराज, उसका दूसरा नाम भीम द्वितीय था और उसको हरा दिया था। आऊ पर्वत कहाँ? माउंट आऊ कहाँ पड़ता है? दक्षिण राजस्थान में। राजस्थान पड़ता है, सिरोही माउंट आऊ ये पास पास में पड़ता है। माउंट आऊ किसमें? सिरोही में। सिरोही एक जिला है राजस्थान का, बहुत सुंदर जगह है। बहुत बोलते हैं ना कि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और आप कह सकते हैं पर्यावरण बहुत अच्छा है। वातावरण और पर्यावरण बहुत फर्क होता है इनमें। तराइन का युद्ध, ये तो सब जानते हैं, प्रसिद्ध युद्ध है। मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चौहानों का तीसरा राजा रहा है, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते हैं। ठीक है। तराइन का युद्ध हुआ 1191 में हुआ, क्योंकि जो प्रसिद्ध होता है उसी का नाम ज़्यादातर पढ़ते हैं लोग। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को भारी क्षति हुई। पहला युद्ध हुआ था तो उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज जीत गया। लेकिन कहीं कहीं धर्म की नीति के चक्कर में उसको छोड़ दिया कि छोड़ देते हैं, निहत्ते बयान नहीं करते हैं, हारते हुए को, लौटते हुए को, भागते हुए को छोड़ देना चाहिए। ये धर्म की नीति है। सॉरी, धर्म की नीति आप कह सकते हो, युद्ध धर्म की नीति है। लेकिन अब कौन किसको मानता है, कौन किस युद्ध को स्वीकार करता है, कौन किस धर्म नीति को स्वीकार करता है, ये भी समय समय का खेल है। इसमें समय के हिसाब से काम करना चाहिए। शत्रु को समझना चाहिए कि वो कैसा है। अगर शत्रु को आप नहीं समझ रहे हो तो अगर आप जीत रहे हो तो उसको ख़त्म करो। तो ये गलती रही है कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की, वो धर्म परायण नीति जो कि भारत के सामने आज तक वो समस्या बनी हुई है। मानसिकता का एकीकरण आज तक नहीं हो पाया, धार्मिकता का एकीकरण आज तक नहीं हो पाया, जो कि भारत की संस्कृति और सामाजिक बोलते हैं सामाजिक एकता की जरूरत है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का मानसिक एकीकरण होना बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्र बोलते हैं राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम जगता है। तराइन का युद्ध जो हुआ है, मोहम्मद गौरी को क्षति उठानी पड़ी। इसमें बहुत ज़्यादा मारपीट बोलते हैं कि उसको लॉस हो गया, सैनिक मर गए, संपत्ति लूट ली गई, बहुत बुरा हाल होता है युद्ध हारने के बाद। भारत के विरुद्ध युद्ध अभियान में यह उसकी दूसरी बड़ी पराजय थी। एक बार तो भीम ने हरा दिया था उसको 78 में, गुजरात के राजा ने, जो अहिन्य बाड़ा मतलब
अनहिलवाड़ा मतलब समझ रहे गुजरात में पड़ता है कि युद्ध में बात सही मतलब जो युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का नाम क्या हो गया, जो आबू के पास हुआ था अहिलवाड़ा, वो गुजरात में पड़ता था। और उसके बाद जो हानि हुई है वो इधर तराइन के युद्ध में हुई है। फिर बोलते ना एक योजना बनाई भाई, हारा हुआ आदमी बदला लेने तो आता है, मोहम्मद गौरी ने फिर दोबारा से अटैक कर दिया। अब 1192 के युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी बना पृथ्वीराज चौहान, फिर हो गया, इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज को बताते हैं बंद करके अरेस्ट करके ले गया अफगानिस्तान। 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। सीधी सी बात है, जब दिल्ली का राजा हार जाएगा जो हिंदू सम्राट है तो मुस्लिम शक्ति तो मजबूत होगी। जब राजा ही हार गया तो और क्या करेंगे, जनता को लड़ने से मतलब नहीं है, जनता तभी लड़ेगी जब जनता को मारेगा कोई। क्यों लड़ेगी जनता, राजा इसलिए है, जनता की रक्षा के लिए राजा होता है। इस युद्ध में गढ़वाल वंश कन्नौज बोलते हैं ना, वंश कन्नौज नरेश जयचंद ने युद्ध नहीं लड़ा था लेकिन अलग रहा था। वो तटस्थ मतलब युद्ध में भाग न लेना, अलग रहना, कोई मतलब नहीं है। जयचंद अलग रहा था, जयचंद्र लिखा है लेकिन एक्चुअली में जयचंद भी लिखा है कई जगह। वो इसको गलत तरीके से भारत के इतिहास में प्रस्तुत किया गया है। कहीं ना कहीं उस समय क्या स्थिति रही होगी हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जयचंद भी एक राजपूत राजा था और पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत राजा रहे। तो इनकी उस समय की स्थिति को किताब में किस तरह से प्रस्तुत किया है चंद्रवरदाई ने अपनी पृथ्वीराज आश्रम क्या दिखाया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इतिहास बताती हैं। लेकिन जब ये बताते हैं कि जब भीम द्वितीय पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी गया था तो वो पृथ्वीराज के क्षेत्र से होकर गया था। तो कहीं ना कहीं उस समय की डिप्लोमेसी पॉलिटिकल क्या स्टेट्स क्या बोलती है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें तत्कालिक होती हैं, मानसिकता को शो करती हैं किसको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, अपना राज्य बचाना है, अपना राज्य स्थापित करना है, ये मानसिकता रहती है देश राजाओं की। तो इसका मुकाबला फिर उन्होंने, अब जब खुद पे आती है तो पता चलता है कि हम गलत थे सही थे। तो इतिहासकार इसमें यही निकालते हैं कि उस समय उसने गलत किया, उसने उसमें सही किया, लेकिन वास्तविकता तो यही होती है, तत्कालिक कारण अलग ही होते हैं। कन्नौज का जो राजा था, जहाँ आते हैं वो तटस्थ मतलब उसने अपना अलग रखा, वो न लड़ा न उसने कुछ बोला ही नहीं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के विरुद्ध जो अभियान किया था वो एक प्रबल बहुत खतरनाक अटैक किया था, प्रबल आक्रमण था। इसलिए महमूद बोलते हैं महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने ही भारत पर चढ़ाई करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमण माना गया। महमूद गजनवी चला गया, उसके बाद महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था। आपको याद रखना 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। ये ईयर बहुत जरूरी याद करना। 1026 में लड़ाई उसकी जाटों से हुई थी, 1026 में हुई थी, 127 में हुई थी शायद। तो मोहम्मद गौरी ने दोबारा अटैक किया और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया। तराइन के युद्ध का वर्णन कहाँ लिखा हुआ है, मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित। ये मिनहाज उस सिराज का नाम याद रखना है, तबकाते नासरी ग्रंथ में लिखा है। तराइन का युद्ध कहाँ लिखा है, तबकाते नासरी में। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है, जस्ट 1 साल बाद हो गया, 2 साल बाद। मोहम्मद गौरी बना जयचंद और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। ठीक है, तो तबकाते नासरी में क्या किसने लिखी है, मिनहास उस सिराज ने लिखी है। ये सिराज के नाम से याद रखना, सिराज ने नासरी जो तबकाते नासरी किताब लिखी उसमें तराइन के युद्धों के बारे में बताया। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद जैसे मुसलमानों का सीधी सी बात है आधिपत्य पंजाब से आगे दिल्ली तक, बड़े राज तक फैल गया। पहले पंजाब तक चलता था, अब दिल्ली तक चला गया। उसके बाद उसने कन्नौज के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ किया। कन्नौज भी एक कहीं ना कहीं बहुत शक्ति का केंद्र रहा है, उस पर फिर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। कन्नौज के राजा जयचंद को, भाई कन्नौज का बदला ना, कन्नौज के ऊपर राजा जयचंद कहाँ का राजा था, कन्नौज का राजा था। कन्नौज के राजा जयचंद उस काल में पृथ्वीराज चौहान के पश्चात सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। जयचंद कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, कन्नौज का बहुत शक्तिशाली राजा था। युद्ध जीतना और हारना ये बहुत, इस चीज़ में विश्लेषण पता चलता है कि कहाँ किसने गलती की है, लेकिन कौन राजा मजबूत है कौन कमजोर है, केवल शक्ति, आप सैन्य शक्ति के दम बोल सकते हो। जिसके पास सेना ज़्यादा है मजबूत है, जिसके पास सेना कम है वो कमजोर है, यही माना जाता है। इस बोलते हैं जयचंद इस युद्ध मार दिया। पृथ्वीराज जो लड़ाई हुई थी कन्नौज का, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के पास सबसे शक्तिशाली था। और इस युद्ध जो उसकी लड़ाई हुई थी, क्या नाम है, चौथा चंदावर का युद्ध हुआ था, इसमें जयचंद की मृत्यु हो गई और आप कह सकते हैं कन्नौज पर ये मोहम्मद गौरी का राज्य स्थापित हो गया। यह युद्ध मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक महत्व का सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसके बाद ही जब जयचंद हार गया उसके बाद ही भारत में मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है 1216 में, ये आज तक कहीं किसी ने नहीं बताया। तराइन में 3 युद्ध हुए, 1216 में हुआ इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन चलदौद, इसमें इल्तुतमिश जीता था। तराइन इल्तुतमिश ने किसने हराया था, ताजुद्दीन चलदौज को हराया था 1216 में। कैथल का युद्ध हुआ 1240 में, रजिया बनाम बहराम शाह, इसमें बहराम शाह जीत गया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह, रजिया की लड़ाई हुई थी मुइजुद्दीन बहराम शाह से, 1240 में लड़ाई हुई थी। 36 में राजा बनी थी, 40 में हार गई थी, 4 साल रही है। अलाउद्दीन रणथंभौर अभियान, ये 1301 में, आपको ईयर याद रखें, 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अटैक किया था। अलाउद्दीन बनाम हम्बीर देव, 1301 में पहला आक्रमण किया था अलाउद्दीन ने। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान 1303 में किया।
पहला अलाउद्दीन रणथंभौर पर किया था 1301 में, फिर चित्तौड़ पर किया 1303 में। अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह, फिर अलाउद्दीन खिलजी जीत गया इसमें। वारंगल का युद्ध 1308 में, ये भी अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव राजा था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर अटैक करने के लिए अलाउद्दीन ने अपने सेनापति को भेजा था, मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, बहुत स्ट्रांग आप कह सकते हो सेनापति था, उसको भेजा था दक्षिण भारत पर अटैक करने के लिए, खुद नहीं आया था वो। अब राजा के नाम से युद्ध होगा ना, देश में जो भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है, क्योंकि वो ऑफिशियल पोस्ट होती है। ऐसे ही जब कोई युद्ध जीता है तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का राजा था, तो जीत कहाँ के, चाहे वो मलिक काफूर कराए चाहे कोई कराए, नाम अलाउद्दीन खिलजी का लिखा जाएगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में वारंगल का युद्ध जीता, प्रताप रुद्रदेव को हराया था। मालाबार का युद्ध 1311 में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, ये पांड्य राजा को हराया। रायचूर का युद्ध, रायचूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। मालाबार कहाँ पड़ता है, मालाबार केरला में पड़ता है, केरला का तट मालाबार तट है ना। रायचूर कर्नाटक में पड़ता है। 1398 ईस्वी में हुआ, 1398 की घटना और हुई थी। 1398 में वो आया था कौन, तैमूर लंग। फिरोज शाह बनाम बुक्का द्वितीय, फिरोज शाह और बुक्का में रायचूर का युद्ध, इसमें फिरोज शाह जीत गया। पांगुल का युद्ध 1420 में हुआ, फिरोज शाह बनाम देवराज प्रथम। देवराज कहाँ का राजा है, विजयनगर का, इसमें देवराज प्रथम जीत गया। देवराज के टाइम पे निकोलो कॉन्टी आया था, ये आपको ध्यान रखना है। कांजीवरम का युद्ध 1481, मोहम्मद द्वितीय और बहमनी तथा विरूपाक्ष मतलब विजयनगर की राजधानी हो सकती है विरूपाक्ष, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें युद्ध हुआ है, मोहम्मद सेकंड था वो बहमनी साम्राज्य का था, और विरूपाक्ष राजधानी, विरूपाक्ष राजा का नाम है। विजयनगर का जो राजा था विरूपाक्ष और मोहम्मद द्वितीय में युद्ध हुआ है, उसमें मोहम्मद द्वितीय जीत गया जी। कहाँ हुआ है, कांजीवरम 1481 में, याद रखना 1481 में मोहम्मद द्वितीय और विरूपाक्ष की लड़ाई में मोहम्मद द्वितीय जीता था, और ये कांजीवरम में हुआ था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में, महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध राजा रहा है, इसने भी लगभग 50 साल के आसपास गुजरात में राज किया है। महमूद बेगड़ा से लड़ाई हुई थी पुर्तगालियों की, ये चोल का युद्ध है, इसमें महमूद बेगड़ा जीत गया था। शिव समुद्रम युद्ध 1511 से 12 ईस्वी में, कृष्णदेव राय 1530 तक कृष्णदेव राय राज किया है, 1530 तक। तो 1500 कृष्णदेव राय वो अमूतर का नायक, जो अमूतर का नायक होगा उसमें युद्ध हुआ है, तो उसमें कृष्णदेव राय जीत गए। शिव समुद्रम का युद्ध याद रखना, शिव समुद्रम के युद्ध में कृष्णदेव राय की जीत हुई थी, और ये 1511-1512 में हुआ था। उदयगिरी का युद्ध, बैटल ऑफ उदयगिरी इंग्लिश में पढ़ा जाएगा, 1514 में, कृष्णदेव राय वर्सेस प्रताप रुद्र, कृष्णदेव राय और प्रताप रुद्र के बीच। प्रताप रुद्र कहाँ का राजा है, उड़ीसा का, तो इसमें कृष्णदेव राय को ही बताते हैं बावन ने सबसे भारत का शक्तिशाली राजा कहा है। अब ग्वालियर का युद्ध 1518 में हुआ है, इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के बीच में हुआ है, जिसमें इब्राहिम लोदी जीत गया था 1518। 1518 में बैटल ऑफ ग्वालियर, इसमें इब्राहिम लोदी वर्सेस विक्रमजीत, और विनर कौन था, इब्राहिम लोदी। धौलपुर का युद्ध भी याद, ग्वालियर का युद्ध, धौलपुर का, ये क्वेश्चन में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लोग नहीं पढ़ते क्वेश्चनों का। अभी आरओ का पेपर देख के आया हूँ मैं, उसमें क्या लिखा है, उसमें वो जो युद्ध हुए ना औरंगजेब के बाद में, औरंगजेब ने कब बना था राजा, 1658 में, उसके बाद 4-5 युद्ध किए थे, उन युद्धों के बारे में पूछा गया था, विद्रोहों के बारे में पूछा गया था। धौलपुर का युद्ध 1519 में हुआ है, धौलपुर से पहले पड़ता है ग्वालियर, तो पहले ग्वालियर में हुआ है, उसके बाद पड़ता है धौलपुर, ग्वालियर के बाद, तो याद रखना है आपको जब आगरा की तरफ आओगे तो, ठीक है। बाबर बनाम राणा सांगा, तो राणा सांगा की कहाँ लड़ाई हुई थी, धौलपुर में। धौलपुर कहाँ पड़ता है इस समय, राजस्थान में, ठीक है। तो एग्जैक्ट नाम उसका क्या है यार, धौलपुर में जगह है जहाँ पे बाबर की राणा सांगा से लड़ाई हुई थी। आपको ईयर याद रखनी है 1519, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कौन जीता था, बाबर बनाम राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर को यहाँ हरा दिया था, लेकिन ये बोलते हैं ना रिजल्ट नहीं आया था इस युद्ध में, धौलपुर के युद्ध में, और लिखते नहीं है, हार को याद रहे लोग, रिजल्ट नहीं आया था, कौन जीता कौन हारा। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं राणा सांगा की जीत हुई थी, कुछ इतिहासकार बताते हैं अनिर्णित, मतलब इसको निर्णय नहीं हो पाया था इसका। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ है, सबको ये तो पूरा सब लोग जानते हैं। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी में हुआ है, इब्राहिम लोदी इसमें, ये इब्राहिम लोदी गलत रखा है, बाबर जीता है उसमें, इब्राहिम लोदी हार गया था उसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपको याद रखना, जहीर उद्दीन बाबर, उसका पूरा नाम है जहीर उद्दीन बाबर, और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। भाई लोदी वंश चल रहा था दिल्ली में उस समय, तो बाबर और लोदी में हुआ 1526 में पानीपत का पहला युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हो गया। भाई इब्राहिम लोदी हार हुई, सबको पता है। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल साम्राज्य कब युद्ध शुरू होता है भारत में, बाबर ने शुरू किया था पानीपत के पहले युद्ध की जीत के बाद, और आगरा को राजधानी बना दिया था अपनी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलका नीति का प्रयोग किया था। तुगलका नीति में स्पेशली कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन इसमें क्या होता है कि राजा पीछे रहता है, सेना आगे रहती है।
कुछ टुकड़ियों में जाते हैं, चारों तरफ से घिरा जाता है। तोलगा पद्धति कुछ इस तरह की है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो 1527 पहला पानीपत का, दूसरा खानवा बाबर वर्सेस राणा सांगा, इसमें बाबर जीत गया। चंदेरी का युद्ध हुआ 28 में, बाबर वर्ष मेदिनी राय। चंदेरी कहाँ पड़ती है? चंदेरी मध्य प्रदेश में शायद अभी। बाबर जीत गया इसमें। फिर घाघरा का युद्ध, बाबर वर्ष अफगान। अफगान से भी आए होंगे लोग, बाबर पर अटैक कर दिया हो बाबर ने, अफगानी को। 4 युद्ध बाबर ने जीते ना। इसके बाद में मुझे बोलते हैं ना, मुगल शासन की मजबूती बढ़ती चली गई, क्योंकि बाबर ने लगातार 4 युद्ध जीत लिए। 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29। 29 में अफगान घाघरा में जीता, अफगानों को हराया। 28 में मेदिनी राय को हराया, और 27 में राणा सांगो को हरा दिया। लेकिन धौलपुर का युद्ध जो 1519 में हुआ था, उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाया कहीं, लेकिन उसमें राणा सांगा की वास्तविक जीत हुई थी। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी बाबर बाद में, मतलब बाबर को बोलते ना कि एक किसी को बोलते हैं कि हाँ ये क्लियर हार गया, वो नहीं हो पाया था। तो आपको ईयर याद रखनी, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, फिर चंदेरी 28 में, घाघरा 29 में हुआ है। अब दादरा का युद्ध पर, दादर के युद्ध, दादर कहाँ है? दादर दिल्ली में पड़ता है ना। 1531 में हुमायूं और अफगान के बीच में हुआ, तो हुमायूं जीत गया। हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का लड़का था। हुमायूं का युद्ध, हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। हुमायूं का युद्ध 1535 में हुआ, हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह में, इसमें हुमायूं जीत गया। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुआ, शेर खान बना बंगाल शासक। शेर खान, शेर खान कौन है? शेर खान मुझे लगा शेरशाह सूरी तो नहीं बोले, हाँ शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के नाम शेर खान है। तो बंगाल का राजा था वो, शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। कब हराया था? 1534 में। 1539 चौसा का युद्ध, ये फेमस है, आपको पता होगा। ये हुमायूं बनाम शेर खान, इसमें हुमायूं को हरा दिया और शेर खान राजा। ये चौसा के युद्ध में हुमायूं जीत गया है, ये गलत दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेर खान में हुई थी, और इसमें हुमायूं जीत दिखा रहा है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है, इसको कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। 1540 फिर युद्ध हुआ, हुमायूं वर्सेस शेर खान, तो इसमें शेर खान जीत गया। शेर खान मतलब शेरशाह सूरी जीत को। इसके बाद मुझे लग रहा है सूर्य वंश की स्थापना हुई थी। सूर्य वंश कुछ दिन के लिए चला था, 10-12 साल के आसपास रहा, ज़्यादा नहीं रहा। 1540 में दोबारा से हुमायूं आए, हुमायूं ने फिर सूर्य वंश के साथ बाद जो बाद वाले सूर्य वंश के राजा थे उनको हरा दिया था, सुल्तानों को, और दोबारा से मुगल शासन को अपनी बोलते ना स्थापित कर दिया था, और कहीं ना कहीं मुगल शासन को दोबारा से पुनः स्थापित किया था हुमायूं ने। 1540 में आपको याद रखना है। चौसा के बाद बिलग्राम का हुआ, ये याद रखना है। एक बार और याद कर लेते हैं। खानवा का 27 में हुआ है, 28 में हुआ है चंदेरी का, घाघरा का 29 में हुआ है, 31 में दादर में युद्ध हुआ है, हुमायूं का 1535 में हुआ है, 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ है, जो कि शेर खान और बंगाल के राजा के बीच में शेर खान जीता। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के, अब तक इसमें मैं तो शेर खान ही पढ़ता सुना रहा हूँ, शेरशाह सूरी जीता था, शेरशाह सूरी ही जीता था। फिर बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 में, इसमें भी शेरशाह सूरी और शेर खान जीता है। बिलग्राम के युद्ध के पश्चात हुमायूं के हाथों से दिल्ली की सत्ता निकल गई, और इस युद्ध के बाद शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में चली गई। शेर खान कौन था? अफगानी था। अफगान भाई भारत में राज कर गए ना, इसका मतलब सत्ता फिर अफगानियों के हाथ में चली गई। ये दिल्ली का पुराना किला है ना, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नया किला है वो शाहजहां ने बनवाया था, ये आप ध्यान रखना। इसके पश्चात उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। भाई जब दर दर भटकेगा, हारेगा, तो कौन पूछेगा किसी को। कुछ समय के पश्चात मुगल वंश का अंत हो गया भारत में, मतलब कुछ समय के लिए हुआ है, और सूर्य वंश का उदय हुआ। जो शेरशाह सूरी ने सूर्य वंश की स्थापना की, सूर्य वंश लगाएंगे, सूर्य वंश है। जब सूर्य वंश आएगा तो उसमें मुगल कम हो जाएंगे, फिर बाद में मुगल दोबारा से आ जाते हैं। कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध 1545 में हुआ है, शेरशाह बना बीरभान। शेरशाह सूरी बताते हैं बीरभान जो कालिंजर का राजा था, वो तोप के गोले से मर गया था। कालिंजर के युद्ध में भी शेरशाह सूरी जीता। यह शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर। तो ये आपको क्वेश्चन यह बनता है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर था, रणभूमि में ही उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी यहीं मर गया था, तो मुझे शेरशाह सूरी जीत गया, तो मुझे लग रहा है तोप के गोले से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई होगी। ठीक है, कालिंजर के युद्ध में ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से शेरशाह सूरी की मौत हुई थी। कैसे हुई है? दीवार से गोला टकराया और वापस आया है, वो टकराया और विस्फोट हुआ है, वापस आता है ना, फट गया है। दीवार से टकराकर लौटे एक गोले ने विस्फोट से शेरशाह सूरी की 22 मई 1545 को मृत्यु हुई। 22 मई 1545 को कालिंजर के युद्ध में दीवार से गोला टकराने के बाद जो विस्फोट होता है, उससे शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेय बोलते ना याद चला रहा था। उक्का, ये भी स्पेशल बहुत बड़े बोलते हैं। आग्नेय मतलब अग्नि के साथ हथियार फेंक रहे होंगे, चल रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें, मैंने देखा तो नहीं उक्का क्या था, लेकिन कहीं ना कहीं जो अग्नि अपने साथ ले जाता वो वही उक्का था उस समय। आग्नेय शास्त्र लिखा है इसमें, आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र। मच्छीवाड़ा युद्ध, 1555 हुआ है, हुमायूं व तातर खों। अगर इसमें कालिंजर में शेरशाह नहीं मरता तो मुगल वंश दोबारा से मुश्किल आता, कुछ दिन बाद आता, नहीं कुछ दिन बाद आता।
मच्छीवाड़ा के तो हुमायूं और तातर खां के बीच में हुआ, तातर खां अफगान का है, हुमायूं उसमें मच्छीवाड़ा के युद्ध में 55 में दोबारा से जीत गया। सरहिंद के युद्ध फिर दोबारा, सरहिंद कहाँ है? सरहिंद पंजाब में, भारत में पंजाब के हिस्से में पड़ता सरहिंद। हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में हुआ है। तो हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता है और सरहिंद का युद्ध जीता है, और सरहिंद के युद्ध में भाई ने सिकंदर शाह को हराया था। सरहिंद युद्ध के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। तो ये क्वेश्चन बनता है, हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः कब्जा किस युद्ध के बाद किया था? तो वो किया था सरहिंद के युद्ध के बाद। युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। बैरम खां तो आपको पता है, बैरम खां ही भाई, बैरम खां अकबर के टाइम पे एक सेनापति रहा है, सॉरी अकबर का संरक्षक रहा है बैरम खां, और ये बैरम खां इस समय हुमायूं का सेनापति था। और बैरम खां बहुत योग्य आदमी था। जिसके बाद उम्र ज़्यादा होती है वो योग्य तो होता ही है, जिंदगी का अनुभव होता है, युद्धों का अनुभव होता है, तो बैरम खां के पास बहुत कुछ था। बैरम खां ने ही ये युद्ध लड़े हैं। अकबर बच्चा था जब लड़ाई कर रहा था शुरुआत में, अकबर की इतनी उम्र थी। पानीपत का दूसरी युद्ध है ना, वो बैरम खां की बदौलत ही जीता है। बैरम खां ही एक तरह से इनडायरेक्टली राजा बोल सकते हैं वहाँ पे, लेकिन लड़ाई किसके नाम से हुई थी? अकबर के नाम से। इसमें जो सरहिंद के युद्ध में बैरम खां ने सिकंदर सूर को हरा दिया था। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता? 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। तो ये साल आपको याद रखेंगे, जुलाई के 23वें दिन, जुलाई के महीने में 23वें दिन 1555वें साल में हुमायूं दोबारा से दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है और मुगल शासन को पुनः स्थापित कर देता है 23 जुलाई 1555 में। परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं मर जाता है ना, हुमायूं ऊपर से बताते हैं सीढ़ियों से गिर के मर गया था। और हेमू ने दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी। इसी विक्रमादित्य को भी हेमू को भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। इसने दोबारा से दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी। हेमू मध्यकालीन भारत का एक ऐसा एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली पर हिंदू साम्राज्य को स्थापित किया। हालांकि यह अल्पकालिक रहा, बहुत कम दिन चला। हुमायूं हरियाणा का था हेमू, और एक बहुत बड़े बोलते हैं व्यापारी संघ से जुड़ा राजा था, पैसेवार आदमी था हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है। पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 हुआ है, तीसरा 1761 में हुआ है। अकबर बनाम हेमू। अकबर जीत गया इसमें। 14 वर्ष का नाबालिग बालक था। अब नाबालिग नाम से लड़ जा रहा है, अब युद्ध थोड़ी लड़ा अकबर। 14 साल क्या लड़ेगा आदमी? खड़ा ही रहेगा वहाँ पे, सेना के बीच में रहेगा या पीछे रहेगा? लड़ाई तो सेना लड़ रही है, लेकिन असली नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान। इसके बाद संरक्षक बैरम खान ने युद्ध का नेतृत्व किया, संभाला और अकबर को दिल्ली की गद्दी पर आसीन किया, दिल्ली का राजा बना दिया अकबर को। इस प्रकार फिर से दिल्ली में मुगल वंश की नींव डली। तो अकबर ने कहाँ पे दिल्ली का राजा बनाया था? बैरम खान ने हेमू को हराया। उसके बाद दिल्ली का जो सिंहासन था वो अकबर के पास आ गया। तिलवाड़ा के युद्ध के बारे में बात करते हैं। तिलवाड़ा के युद्ध 1560 ईस्वी में हुआ है। बैरम खां बना मुगल सेना, बैरम खां से लड़ाई हो गई। कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो तिलवाड़ा के युद्ध में बाद में कुछ अनबन हो जाती है, तो बैरम खां से मुगल सेना की लड़ाई होती है, इसमें अकबर जीत जाता है। तो मुगल सेनापति कौन था? अकबर। अब बैरम खां से लड़ाई कर दी, जिसको राजा बनाया उससे लड़ाई कर दी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी राजनीतिक स्थिति आती है, सैन्य स्थिति आती है, मानसिक स्थिति परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं अपने लाभ हानि के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने रेस्पेक्ट के लिए लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर तत्कालिक क्या थी वो आप एग्जैक्ट पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो आपको याद रखना, तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था बैरम खान से मुगल सेना का, जिसमें अकबर जीता था। बैरम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य, पीर मोहम्मद मुगल सेना का सेनापति था, बैरम खां की अलग सेना हुई। ब्यास नदी, बैरम खां चला गया था, बैरम खां को निकाल दिया था, तुम जाओ घूमने के लिए। तो ब्यास नदी के तट पर तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। युद्ध में बैरम खान पराजित हुआ और अकबर के सामने पेश किया, जहां अकबर द्वारा 3 प्रस्ताव दिए। अकबर ने बैरम खान को पकड़ने के लिए भेज दिया था, जिसको राजा बनाया उसको पकड़ने के लिए भेज दिया। अकबर ने उसके सामने 3 प्रस्ताव दिए गए प्रस्ताव में बैरम खान ने हज यात्रा को स्वीकारा। अकबर ने बोला था कि भाई हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, सीधी सी बात है, जो बाप के साथ रहा हो, बाप का सेवक रहा हो, एक तरह से सेनापति रहा हो, फिर जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता हो, बेटे को उसने राजा बनाया हो, तो कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं रहा बैरम खान। तो बैरम खान को बोला तुम हज चले जाओ, कम से कम मरोगे तो नहीं, आपको कोई सजा तो नहीं मिलेगी। ये अकबर की पॉलिसी रही होगी कि उसको सम्मान देना, एक तरह से राज्य से निष्कासित कर देना, या फिर आप कैसे निशस्त्रीकरण कर देना, उसका मतलब हथियार यूज नहीं करेगा वो। इस दौरान गुजरात बोलते ना, जब वो जा रहा था, इसी दौरान गुजरात में मुबारिज खान नामक व्यक्ति, जिसके पिता को बैरम खान ने मच्छीवाड़ा के युद्ध मारा था। मच्छीवाड़ा के युद्ध हुमायूं ने लड़ा था 55 में, जो जीता था बंगाल के खिलाफ। तो सेनापति कौन होगा वहाँ पे? बैरम खां होगा। बैरम खां ने क्या किया वहाँ पे? एक मुबारिज खां, इसका बाप मार दिया था। अपने बैरम खां, इसने मुबारिज खां का बाप मार दिया। जब ये वापस जा रहा था, यहाँ से यात्रा पर जा रहा था, तो बैरम खां को मुबारिज खां ने मार दिया, अपने बाप की मौत का बदला ले लिया, हत्या कर दी बैरम खां की। मालवा का युद्ध 1561 में होता है। अकबर बना बाज बहादुर, एक बाज बहादुर की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, अब नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था। अकबर जीत जाता है। ये मालवा का युद्ध जीता था। ये गया था, बताते हैं कि बाज बहादुर की पत्नी को भी उठा के ले आए थे, बहुत सारी रानियों को लेके आ गए थे उठा के। मालवा मतलब आप कह सकते हो एमपी का क्षेत्र, बहुत खूबसूरत थी वो, बहुत सुंदरता के लिए जानी जाती, उसको उठा के ले आए थे। 1561 में हुआ था, आपको सन याद रखनी है।
तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध एक फेमस और प्रसिद्ध युद्ध है जो मैंने बताया था, रांची तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं इसको, तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। ये विजयनगर और मुस्लिम संघ बहमनी साम्राज्य बोल सकते हो, एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ है, 1565 में हुआ है। इसमें मुस्लिम संघ जीत गया था और विजयनगर की तरफ से जो नेतृत्व किया था सेना को, वो रामराय एक राजा था, उसने किया था। याद रख, तालीकोटा मुस्लिम संघ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। तालीकोटा मुस्लिम संघ में कौन थे? अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और बीदर था। विजयनगर में दक्षिण भारत के हिंदू राज्य, दक्षिण भारत के हिंदू राज्य थे। ये आपस में इनमें युद्ध होता है, 1565 में युद्ध होता है। विजयनगर की तरफ से नेतृत्व राम राय ने किया था, जो प्रधानमंत्री थे राम राय थे। मैंने बताया आपको, युद्ध में राम राय मारा गया। युद्ध में मारेगा राजा मरेगा तभी हार होती है। फलतः विजयनगर समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद विजयनगर समाप्त हो गया और छोटे छोटे हिंदू राज्य अलग हो गए। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना, 5 मैंने बताए थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। जब तो रांची तांगड़ी का तालीकोट का युद्ध चल रहा है तो गोलकुंडा में और बरार में कुछ लड़ाई चल रही होगी, तो बरार ने इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन यह बनता है इसमें, तालीकोटा के युद्ध में कौन मुस्लिम जो संघ था उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ था? तो बरार शामिल नहीं हुआ था। इस युद्ध को रांची तांगड़ी का युद्ध कहते हैं और बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं। बन्नी हट्टी भी इस युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बन्नी हट्टी का युद्ध, रांची तांगड़ी का युद्ध और तालीकोट का युद्ध एक ही युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। प्रताप, राणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर इसमें जीत मानी जाती है। इतिहासकार अकबर की जीत बताते हैं, कुछ राजस्थानी इतिहासकार प्रताप की जीत बताते हैं। अब क्या है सच्चाई, लेकिन आपको आंसर इसमें देना अकबर। हल्दी घाटी राजस्थान में पड़ती है। हल्दी के कारण वहाँ पर उसकी मिट्टी का कलर है वो हल्दी जैसा है, इसलिए उसको हल्दी घाटी बोलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की गणना महत्वपूर्ण युद्ध में की जाती है। इसमें राणा प्रताप ने बहलोल खां को उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर दिया। बताते हैं बहलोल खां उस समय अकबर की सेना का सबसे मजबूत, बहुत लंबा तगड़ा आदमी था और वो घोड़ा बैठा हुआ था। राणा प्रताप का जो चेतक था, घोड़ा तो बहुत हुए लेकिन चेतक सा नहीं हुआ। घोड़ा तो बहुत हुए इस दुनिया में, लेकिन नाम तो चेतक का ही है। चेतक ने बताते हैं इतने, वो हाथी बैठा हुआ था यार, घोड़े बैठा हाथी बताते हैं लोग, तो उसको अपनी तलवार से 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। इतनी जोर से तलवार मारती राणा प्रताप ने। युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे। मानसिंह कहाँ से थे? मानसिंह जयपुर के थे, बहारमल का बेटा था मानसिंह। यद्यपि बोलते हैं युद्ध में राणा प्रताप पराजित हो जाते, किंतु इस युद्ध में इतिहास में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त होती है, क्योंकि राणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी। युद्ध में हार जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, किस तरह से वहाँ से निकल के जाते हैं, फिर दोबारा से सेना को एकत्रित करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर सेना का निर्माण करते हैं, फिर छाबंद में राजधानी बनाते हैं, जंगलों में रहते हैं, घास की बताते रोटियां तक खाई थी, खाना नहीं था खाने के लिए, फिर भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए राणा प्रताप को महान बताया जाता है। काबुल का युद्ध 1581 में होता है। अकबर बना मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम काबुल का राजा था। अकबर से लड़ाई होती है, इसमें अकबर फिर जीत गया था 1581 में। अहमदनगर का युद्ध 1600 में होता है। अकबर बना चांद बीबी। अहमदनगर की कौन थी सुल्तान, कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी को हरा दिया अकबर ने। कौन गया था यहाँ लड़ने के लिए? अब ये एक्चुअल सेनापति जब पढ़ोगे मुझे लग रहा है अहमदनगर में अकबर का बेटा गया था, जहांगीर गया था शायद, खुसरो नहीं गया होगा, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आया। सलीम शायद। चांद बीबी जब युद्ध हुआ था 1600 ईस्वी में, तो सलीम इसका नेतृत्व कर रहा था। बैरम खान नहीं, सलीम और ये अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर की तरफ से गए थे। तो इसमें अकबर की जीत होती है। असीरगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। नीचे एक जिला है, अब जब मध्य जिला नहीं है असीरगढ़ दक्षिण मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि असीरगढ़ डिस्ट्रिक्ट किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है, जिसको बताते हैं अकबर का अंतिम अभियान था। इसको भी अकबर जीता था। ये अकबर बना मीरन बहादुर वहाँ का राजा था असीरगढ़ का, उसको हरा दिया था अकबर ने। असीरगढ़ का युद्ध अकबर का अंतिम अभियान था, लिखा है ना। 21 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की डेथ होती है 21 अक्टूबर के दिन। जहांगीर के मेवाड़ अभियान, जहांगीर के बाद बता, जहांगीर के टाइम पे ही मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार की थी। जहांगीर ने मेवाड़ पर अभियान किया, क्योंकि राणा प्रताप ने तो स्वीकार नहीं किया था। राणा प्रताप की डेथ हो जाती है 98 के आसपास डेथ होती है, 1598 के आसपास। छाबंद में, छाबंद जो राजधानी है वहीं पर डेथ हो जाती है उनकी। फिर उनका बेटा अमर सिंह बनता है राणा प्रताप का। अमर सिंह जहांगीर में युद्ध होता है, जहांगीर जीत जाता है। सांझा के मध्य एशियाई, सांझा ने उसके बाद जब सांझा जहांगीर के बाद सांझा आएगा तो मध्य एशिया में युद्ध हुए थे 1645 में। सांझा बनाम नजर मोहम्मद। इसमें युद्ध के कौन जीता ये नहीं लिखा, लेकिन आपको याद रखना है कि मध्य एशिया में 1645 में सांझा के टाइम पे युद्ध हुए थे। कांधार का अभियान किया था सांझा ने 1648 से 53 तक। सांझा बनाम फारस मतलब ईरान से लड़ाई, उसका रिजल्ट नहीं आया। कौन जीता कौन हारा ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाए। 1648 से 53 में हुआ है कांधार का अभियान। इलाहाबाद के युद्ध की बात करते हैं, 1657 में हुआ है। 1657 में दारा बनाम सुजा, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन, ये इलाहाबाद का युद्ध, धर्मट का युद्ध, सामगुड़ा युद्ध, देवराई का युद्ध, ये एक बार पीछे से नहीं पूछे हैं।
क्योंकि लोग सब पढ़ लेते हैं। कांधार कौन सा युद्ध का हुआ है? इलाहाबाद का युद्ध हुआ 1657 में। फिर धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में। दारा बनाम औरंगजेब हुआ। औरंगजेब व मुराद जीत जाते हैं इसको। दारा पहला युद्ध जीत जाता है, सुजा हार जाता है। इलाहाबाद के युद्ध में दारा जीत जाता है। ये कौन है? दारा, औरंगजेब, सुजा, ये कौन है? ये सब शाहजहाँ के बेटे हैं। ये आपस में लड़ाई हो रही है, कौन राजा बनेगा इसकी। धर्मत का युद्ध होता है, इसमें औरंगजेब जीत जाता है। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है, औरंगजेब मुराद, औरंगजेब के साथ मुराद रहता है, तो औरंगजेब मुराद जीत जाते हैं, दारा हार जाता है। देवराय के युद्ध में औरंगजेब बनाम दारा होता है। अंतिम जो युद्ध है देवराय का 1659 में होता है, लेकिन 1658 में औरंगजेब राजा बन जाता है। उसमें लिखा है 1659 में होता है औरंगजेब वर्सेस दारा, दारा सिको जिसको बोलते हैं, दारा सिको नाम है पूरा उसका। इसमें औरंगजेब जीत गया। दारा बहुत बताते हैं कि हिंदू ग्रंथों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। दारा ने बहुत हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश की, हिंदू धर्मों को पढ़ा था दारा ने, अच्छे से समझने की कोशिश की, उपनिषदों को, ऋग्वेद को, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की थी। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि अगर देवराय के युद्ध में दारा जीत जाता तो हो सकता है मुगल शासन और दिन तक चलता, क्योंकि एक हिंदू, आप कह सकते हिंदू संस्कृति को स्वीकार करने वाला मुगल बादशाह अगर बन जाता तो कहीं ना कहीं हिंदू लोग उसे फिर स्वीकार कर लेते। तो इतिहास में क्या होता क्या नहीं होता उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो काल्पनिक बातें भी होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीता था दारा को हरा के। उत्तराधिकार का अंतिम लड़ाई बोलते हैं, अंतिम लड़ाई दारा और औरंगजेब के बीच में हुई थी। 12 से 14 अप्रैल तक चला था ये। 1659 में युद्ध हुआ, देवराय की घाटी में हुआ था। इस युद्ध में पराजित होने के उपरांत दारा को उसके दोनों बेटे सुलेमान और सिपकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुलेमान और सिपकार को गिरफ्तार कर मार दिया जाता है। औरंगजेब ने अपने भाई के लड़कों को मार दिया है। देवराय के युद्ध के पश्चात औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, फिर दिल्ली का राजा बन जाता है, आप कह सकते हैं मुगल शासक बन जाता है औरंगजेब। इसके बाद शाहजहाँ ने अपने बड़े पुत्र दारा सिको, जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था दारा, वास्तविक राजा तो दारा ही बनना चाहिए, बड़ा है, लेकिन दारा सिको को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। शाहजहाँ ने दारा को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। फिर बाद में फिर और मार ही देगा औरंगजेब। देवराई में औरंगजेब जीत जाता है, लेकिन माना जाता है कि जब राजा कौन था मुगल बादशाह उस समय, वहाँ था शाहजहाँ। शाहजहाँ ने दारा सिको को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, मेरा जो बेटा है, मतलब जो राजा बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी है वो दारा सिको है। लेकिन ये बात औरंगजेब को स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने दारा सिको को मार दिया था। दारा सिको के दोनों लड़कों को भी मार दिया था। पुरंदर का युद्ध होता है 1664 ईस्वी में, शिवाजी बना मुगल, तो इसमें मुगल जीत जाते हैं 1664 में। पुरंदर की संधि भी होती है, ये 1664 याद रखना है आपको। इस युद्ध के दौरान शिवाजी ने मुगलों की प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को लूटा था, इस युद्ध के बाद में, लेकिन दौरान लिखा है ना, इस युद्ध के समय ही शिवाजी ने जीता था सूरत को। ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह था मुगलों का। इसके पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए राजा जयसिंह, जयपुर के राजा थे जयसिंह, उनको भेजा था। इसके पश्चात ही राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि। जब मुगल शासन इतना शक्तिशाली था उस समय और इतनी बड़ी सेना थी, शिवाजी उस समय इतने बड़े राजा नहीं थे, छोटी सेना थी उनके पास, फिर भी शिवाजी ने जिस तरह से मुगल शासन का बोलते मुकाबला किया था, वो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन ये क्या सोचते हैं कि हमने ये हरा दिया? अरे नहीं, शिवाजी ने उस समय की राजनीतिक और उनकी बोलते हैं सैन्य शक्ति और सब स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया था, पुरंदर की संधि में जो दिया था वापस, ठीक है। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं एक बहुत सही निर्णय था वो। तिलपत का युद्ध हुआ है 1670 में, गोकुला जाट बना मुगल। ये खतरनाक युद्ध हुआ है, ये कहानी बताएंगे। 1670 में हुआ है, गोकुला जाट बना मुगल। 1670 तिलपत की लड़ाई हुई है। तिलपत फरीदाबाद के आसपास पड़ता है। सलहार का युद्ध 1672, शिवाजी बना मुगल। शिवाजियों से फिर सलहार की लड़ाई हुई है 1672 में। शिवाजी सलहार का युद्ध सुना होगा आपने। तो सलहार के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे, जो शिवाजी बना मुगल हुआ है 1672 ईस्वी में हुआ है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। औरंगजेब और मेवाड़ आप कह सकते हो कि एक बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का। औरंगजेब बनाम राज सिंह के बीच में युद्ध है, इसमें औरंगजेब जीत जाता है। ये आपको याद रखना 1679 की बात है, 1679। औरंगजेब वर्सेज मारवाड़, औरंगजेब मारवाड़ फिर दोबारा से होता है 1680 में। औरंगजेब वर्सेज राठौर हार जाते हैं, इसमें औरंगजेब जीत जाता है। बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का विलय हो जाता है, कब होता है? 1686 में। ये कई बार पूछा गया है, पीछे से पूछा। औरंगजेब वर्सेज सिकंदर आदिल शाह, बीजापुर 1686, मतलब औरंगजेब दक्षिण भारत में 1686 में था। औरंगजेब ने और 87 में गोलकुंडा, पहले बीजापुर 86 में जीता है, 87 में गोलकुंडा जीता है। औरंगजेब वर्सेज अबुल हसन, संगमनेर का युद्ध है। संगमनेर का युद्ध तो फेमस है। 1689 में औरंगजेब वर्सेज संभाजी, ये भयंकर युद्ध हुआ है। इसमें संभाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस तरह से क्रूरता के साथ उसके सेनापति ने और औरंगजेब ने मिलकर संभाजी को मारा था। संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है। जिस तरह से उनकी हत्या की थी, तो वो एक दयनीय, बहुत खतरनाक स्थिति में उनको मारा है, जो कि एक टॉर्चर की एक लिमिट होती है, जिससे ज़्यादा आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन सारी लिमिटें क्रॉस कर दी थी इस युद्ध में। किसी भी तरह से हार स्वीकार कर ले आदमी, लेकिन संभाजी ने न तो धर्म स्वीकार किया था, न अपनी हार स्वीकार की थी।
ठीक है। तो आपको ये संगमेश्वर का युद्ध, ये एक्चुअल में संगनेर लिखा है, संगमनेर, ये संगमेश्वर का युद्ध है, ये 1689 में हुआ है। औरंगजेब इसमें जीता था, औरंगजेब वर्सेस संभाजी में हुआ है। चकमौर का युद्ध 1703 में हुआ है। गोविंद सिंह बना मुगल, मुगल जीत गए होंगे चकमौर का युद्ध में। जाजऊ का युद्ध 1707 में हुआ है। मुअज्जम बहादुर शाह जफर का नाम है दूसरा, बनाम आजम के बीच में हुआ है। इसमें मुअज्जम जीते, बहादुर शाह जफर जीतेगा भाई। 1707 की बात है ये, 1707 में औरंगजेब खत्म हो गया था। जाजऊ के युद्ध में 1707 में बहादुर शाह जीता था, ठीक है। बीजापुर का युद्ध 1709 में हुआ, बीजापुर का युद्ध। एक बीजापुर को कब्जे में तो 1687 में किया था, लेकिन बीजापुर का युद्ध हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। मुअज्जम बनाम आजम, ये मुअज्जम इसमें जीत गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 3 शहजादों में युद्ध होता है, मोहम्मद, मुअज्जम, कामसक, मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम, काम्बकस और मोहम्मद आजम। ये नाम याद रखना। उत्तराधिकारियों की मृत्यु से पहले हो चुकी थी। अन्य 2 उत्तराधिकारी है ना, ये दोनों पहले ही खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, उत्तराधिकार की जो युद्ध लड़ा जाता है, गुरु गोविंद सिंह ने इसी उत्तराधिकारी युद्ध में मोहम्मद मुअज्जम, गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह को औरंगजेब के बाद राजा बनाया गया था, मुगल बादशाह बनाया गया था, उसका साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। इस उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था, बहादुर शाह प्रथम का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चमकौर का युद्ध, चमकौर पंजाब पड़ता है। जाजऊ का युद्ध और बीजापुर का, ये सब पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। पहले औरंगजेब के टाइम आए थे, अब ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासन के लिए लड़ाई हो रही है, राजा बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए लड़ाई हो रही है, जो बादशाह बनने की लड़ाई हो रही है। सुल्तान शब्द स्पेशली सल्तनत में यूज होता है, और बादशाह स्पेशली मुगल शासन में, और राजा स्पेशली हिंदुओं के लिए यूज होता है। तो आपको एक लाइन इसमें बहुत जरूरी है जो याद रखनी है। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में मोहम्मद मुअज्जम, बहादुर शाह जफर, जिसको जफर नहीं बहादुर शाह प्रथम है, उसका साथ दिया था। जाजऊ का युद्ध तथा बीजापुर का युद्ध दोनों ही बोलते हैं इससे संबंधित है। बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम ने काम्बक्स को पराजित किया था। इस युद्ध का काम्बक्स घायल हुआ और अगले 2 ही दिन में मर गया था। जब आदमी ज़्यादा घायल हो जाता तो अगले 2 दिन में मर ही जाएगा। उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम, मतलब 63 साल का था यार, ये देख लो बात, 63 साल विजयी रहा और दिल्ली की राजगद्दी बैठा था। मुझे लग रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी बैठने वाला सर्वाधिक बोलते हैं ना कि एज का व्यक्ति यही था, मुगल बादशाह, जिसको बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं, जो मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। ये उसका लड़का था औरंगजेब का, ये आपको याद रखना है। अब आता है सकूर खेड़ा का युद्ध, 1724 में हुआ। निजाम वर्सेस मुबारिज खान, निजाम जीत जाता है 1724 में। निजाम हैदराबाद का निजाम, जो चिनकलिक खां, उसी ने हराया हुआ है इसको। पालखेड़ा के 1727 में होता है। निजाम वर्सेस बाजीराव ने निजाम को हरा दिया था 1727 में पालखेड़ा में। वारणा का युद्ध 1730 में होता है। श्रीपत राव बनाम संभाजी, इसमें श्रीपत राव जीत जाते हैं, संभाजी द्वितीय हार जाते हैं। दवाई का युद्ध 1731 में होता है। त्र्यंबक राव दावड़े बनाम बाजीराव, बाजीराव इसमें जीतते हैं। भोपाल का युद्ध 1737 में होता है। बाजीराव बनाम निजाम, इसमें बाजीराव जीत जाता है। करनाल का युद्ध 1739 में होता है। नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह, इसमें नादिर शाह जीत जाता है। तो करनाल के युद्ध में बताया जब नादिर शाह ने अटैक किया था तब ये युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं नादिर शाह, फारस का शासक था, जिसको ईरान बोलते हैं। फारस को वो वहाँ से आया था, ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। बाबा नादिर शाह को एक विदेशी आक्रमणकारी था, ये आप ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह उसमें राजा था और हार जाता है, दिल्ली का बादशाह था, और बुरी तरह से आप कह सकते हो कि बहुत बुरी से लूट करता है। नादिर शाह यहाँ से इतना धन ले जाता है, बताते हैं अगले 100-200 साल तक जरूरत नहीं पड़ती ईरान में कुछ करने की, इतना धन ले गया था नादिर शाह जीत के यहाँ से। जो सांझा का तख्ते था उसको उठा ले गया था, और ये इस कोहिनूर हीरा को ले गया था, बहुत सारी चीज़ें ले गया, बहुत धन ले गया था। तो 2-3 चीज़ बताई हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री के बाद नादिर शाह के पुत्र, उसकी पुत्री को भी ले गया था, नसरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था। नादिर शाह का बेटा था नसरुल्लाह, उससे अपनी बेटी की शादी करती। फलस्वरूप नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। जैसे उसने हार स्वीकार कर ली, अपनी लड़की की शादी करती, नादिर शाह ने बोले तुम ही मुगल सम्राट हो। बताते हैं 15 दिन तक लड़ाई हुई थी, बहुत मारकाट हुई थी। तख्ते ताऊद को बोले कोहिनूर हीरा को ले गया था नादिर शाह। आगे चलकर कोहिनूर हीरा नादिर शाह से उत्तराधिकारी शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया गया, और रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी दिलीप सिंह ने, अंग्रेजी को बोलते हैं ना, महारानी विक्टोरिया को दे दिया था, भेंट कर दिया था कोहिनूर हीरा। आज भी विक्टोरिया के उसमें लगता है सर में। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको याद रखना 1744 से 1748 में अंग्रेज बना फ्रांसीसी। नाम है कर्नाटक का, लेकिन लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी में हुई थी, याद रखना। पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जीत गए थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुए संघर्ष को कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज थे उन पर अधिग्रहण कर लिया था, कब्जा कर लिया था। युद्ध समझौते के तहत समाप्त हुए थे। चारों युद्धों के बारे में हाँ आएगा। ये पहला कर्नाटक युद्ध है, एक्चुअल में क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। 4 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। उदयगिरी का युद्ध होता है 1760 में। बालाजी बाजीराव बनाम
निजाम, बालाजी बाजीराव वर्सेस निजाम 6 बोलते हैं, 1760 में होता है। इसमें बालाजी बाजीराव जीत जाते हैं। पानीपत का युद्ध 1761 में होता है, ये आपको पता है। अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। अफगान का युद्ध दुर्रानी शासक, अफगान का राजा था दुर्रानी शासक का अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति था। किसका सेनापति था अहमद शाह? नादिर शाह ईरान का था। ये अफगानिस्तान का दुर्रानी शासक था अफगानिस्तानी, और सेनापति किसका था? नादिर शाह का। इसका मतलब क्या है कि नादिर शाह का शासन अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक चल रहा था। अफगानिस्तान पर नादिर शाह का कब्जा था, जिससे उसके पश्चात भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद भारत पर आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने भी 7 बार आक्रमण किया, एक बार नहीं किया। इससे पहले अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण 1749 पंजाब में किया था। दिल्ली को विजित करने के पश्चात वहाँ उत्तराधिकारी नियुक्त कर वापस चला गया। दिल्ली जीत ली उसने, और अपना उत्तराधिकारी, भाई तुम मेरी तरफ से राज यहाँ करोगे और मैं वापस जा रहा हूँ। सीधी सी बात है, वो थोड़ी रहेगा, उसको तो अफगानिस्तान जाना है। मार्च 1858 पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और नजीमुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया। ये रघुनाथ राव जब दिल्ली गया था 1858 में, ये 1758 होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये 1758 है, 1758 की बात है। पेशवा रघुनाथ राव जब दिल्ली का, राघव बोलते हैं इसको, उसे नजीमुद्दौला क्या था? दिल्ली का सेनापति था, दिल्ली से निकाल दिया तथा अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बना दिया और नजीमुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से प्रतिशोध लेने के लिए पुनः भारत में ये बात जब अब्दाली तक पहुंचती है, क्यों अब्दाली किसको बना गया था? नजीमुद्दौला को, और अदीना बेग को अब्दाली का कोई कनेक्शन नहीं था। अब्दाली ने नजीमुद्दौला को बनाया, नजीमुद्दौला ने अब्दाली से मिल लिया, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो उसका बदला लेने के लिए अब्दाली फिर भारत वापस आया। उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया। फिर जाके 14 जनवरी ठंड का महीना, 14 जनवरी ठंड का महीना समझ रहे हो, जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। उत्तर भारत में जब लड़ाई हुई पानीपत में, कितनी ठंड होगी? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यही महाराजा सूरजमल बताते हैं, भरतपुर के राजा ने बताया था कि अभी ठंड का महीना है, आपको ये ठंड में लड़ने की आदत नहीं है, आप 1 महीने के लिए युद्ध टाल दो। लेकिन मराठों ने बात नहीं सुनी। अब कई चीज़ हैं इसमें, कई बात आती हैं, क्या कारण थे मराठों के हार के, ये बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी बोलते हैं, बस समझाने के बाद भी मराठों ने बात नहीं मानी थी और बहुत बुरी तरह युद्ध हुआ था। बहुत 2-3 दिन का युद्ध चला था, बहुत मराठे काटे गए थे, बहुत लोग मरे थे इस युद्ध में। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शक्ति क्षीण हो गई, खत्म हो जाती है एक तरह से। युद्ध में बालाजी के पुत्र विश्वास राव, सदाशिव भाऊ बताते हैं 30 साल का लड़का था। 30 साल का आदमी, जोश तो जवानी बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि कम होती है ना, समय नहीं समझ, उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मार सकते हैं। 30 साल के केवल ऐसा ही लगेगा मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, ऐसा नहीं होता है। सेना में सैनिकों की शक्तिशाली की कोई तुलना नहीं होती है। सदाशिव भाऊ की डेथ हो जाती है इसमें। इस युद्ध का ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ, उन्होंने इस बीच अपनी शक्ति को बढ़ाने का मौका मिला। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। युद्ध तो खत्म हो जाता है पानीपत का, लेकिन अब कौन राजा बनेगा इस चीज़ का निर्णय होता है। तो ये आपको लिखना है कि राजा कौन बनेगा इस चीज़ का निर्णय, या राजा मतलब कौन भारत में शक्तिशाली होगा और कौन भारत पर शासन करेगा, ये पानीपत के युद्ध ने डिसाइड किया था। अंग्रेज इसके बाद मजबूत हो गए थे। बांडीवास का युद्ध होता है 1760 से 1761 में, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं बांडीवास के युद्ध में। बांडीवास के युद्ध ने भारत को फ्रांसीसी शक्ति को खत्म कर दिया। मतलब फ्रांसीसी शक्ति कब खत्म होती है? बांडीवास के युद्ध में। बांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 से, मतलब 1760 से 1761 में होता है। ये पांडिचेरी, इसमें क्या होता है, इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। बांडीवास कहाँ है? बांडीवास पांडिचेरी के पास में पड़ता है। फ्रांसीसी युद्ध में हार जाते हैं, इसको पांडिचेरी का युद्ध बोलते हैं एक तरह से। पांडिचेरी अंग्रेजों को दे दी जाती है, पांडिचेरी इसको बोलते हैं, पुदुचेरी बोलते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकूट कर रहे थे, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। आपको याद रखना, लाली को सर आयरकूट ने बांडीवास के युद्ध में 1760 से 1761 में चले युद्ध में हरा दिया है, और उसके बाद फ्रांसीसी नेतृत्व खत्म हो जाता है और पांडिचेरी अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती है। ये आपको याद रखना है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध था, क्योंकि विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया। राजनीतिक शक्ति एक तरह से पॉलिटिकल पावर होती है, पॉलिटिकल पावर ये डिसाइड करती है आपको क्षेत्र कहाँ तक है। क्योंकि राजनीति की जो शक्ति होती है, कहीं ना कहीं आपको सैन्य शक्ति तो राजनीतिक शक्ति के इशारों पे चलती है। आप कह सकते हो राजनीतिक शक्ति ये विचार करती है कि हमें कहाँ का राज करना है, तो राज करने की सेना की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति जब खत्म हो जाती है तो आपकी सैन्य शक्ति वहाँ पे इतना प्रभावशाली नहीं रहती और धीरे धीरे कर सैन्य शक्ति भी छीण हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति खत्म कर दी गई। प्लासी गया 1757 होता है, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। ये भी आपको पता होगा किसने किसको धोखा दिया था, ये कहानी है, क्यों हारे थे बाद में बताएंगे। 23 जून 1757 को अंग्रेज बनाम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बाद युद्ध होता है। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, लेकिन क्लाइव ही थे, हेक्टर मुनरो तो उसमें था बक्सर के युद्ध में। नवाब की तरफ से मीरमदान, मोहनलाल तथा कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। कुछ फ्रांसीसी लड़ रहे थे, मीरमदान लड़ रहा था और मोहनलाल। मीर जाफर ने युद्ध में नवाब को धोखा दिया। तब मैं कोई ना कोई धोखेबाज तो रहता, तभी तो सिराजुद्दौला क्यों मारा था कि मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। इस युद्ध के समय के बाद ही सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, मीर जाफर को राजा बना। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है, ध्यान रखा, बंगाल का नवाब। प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब, भाई कहीं ना कहीं अंग्रेज उसके दुश्मन से मिलते थे
उसको ये बोलते थे कि तुम इसके साथ मत लड़ो और हम तुम्हें इसका शासन दे देंगे या राजा बना देंगे। उसके बाद अंग्रेज उसको हराते थे। उसको हराने के लिए कहीं ना कहीं अगर जो आगे का नवाब बनता था, अगर वो उनकी बात नहीं मानना अंग्रेजों की, तो फिर अंग्रेज क्या करते थे, उसको हराते थे। और बात मानना है तो वो अंग्रेजों का शासन हो गया। भाई बात मानना, टैक्स दे रहा है और सेना रख रहा है। अंग्रेज क्या करते थे, हराएंगे, वहां टैक्स लेंगे, अपनी कंट्रोल, सैनिक कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेंगे और अपनी सेना की 2-4 टुकड़ी वहां पर रख देंगे और उनसे टैक्स क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं। वैदेशिक मामले हो गए, टेम्पो क्या बोलते हैं, संचार की स्थिति हो गई। ये बात का एक डिसीजन है, बाद में बात करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया है। ब्लैक होल की घटना आपने सुनी होगी। ब्लैक होल की बहुत खतरनाक घटना बताते हैं, सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। इससे भी अंग्रेज नाराज हुए थे। एक रूम था, बताते हैं कि एग्जैक्ट उसका एरिया मुझे पता नहीं, उसमें बहुत सारे अंग्रेज बंद कर दिए थे सिराजुद्दौला ने। और बताते हैं उसमें 20-25 लोग बचे थे, बाकी सब दम घुट के मर गए थे। बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया। तो इसका भी बदला एक तरह से पानीपत के युद्ध के रूप में ही अंग्रेजों ने लिया था। ये सिराजुद्दौला ने किया था। बीदरा का युद्ध 1759 में होता है अंग्रेज और डच के बीच में। ये याद रखना, 1759, 1759। देखो बांडीवास का हो गया तभी, फिर बीदरा का हो गया। इस युद्ध क्या है कि अंग्रेज युद्धों में जीतते आ रहे थे। पहले फ्रांसीसी हराए उन्होंने, फिर बीदरा में डच हरा दिए। इस युद्ध में डच बोलते हैं डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया, डचों को हरा दिया। अब फ्रांसीसी और डचों के बाद अंग्रेज शक्तिशाली बनकर उभरे। अब फ्रांसीसी चले गए, डच हार गए, अंग्रेज दोबारा से पावर में आ गए, अच्छी पावर में आ गए। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, अंग्रेज बनाम मीर कासिम। अब अंग्रेजों से मीर कासिम की लड़ाई हो गई। सिराजुद्दौला अंग्रेज, मीर कासिम, शुजाउद्दौला अंग्रेज शाह आलम। अंग्रेज शाह आलम नहीं है इसमें, अंग्रेजों की लड़ाई हुई था मीर कासिम से हुई है, शुजाउद्दौला से हुआ, शाह आलम से हुआ। शाह आलम उसमें मुगल बादशाह था, शुजाउद्दौला उसमें अवध का नवाब था और मीर कासिम था बंगाल का नवाब। जीता कौन है, अंग्रेज जीते हैं 1764 में। हेक्टर मनरो इसको लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। ये क्वेश्चन पीसीएस में, यूपीएससी ने कई बार पूछा है। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक शक्ति के रूप में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। ये लाइन है, ये मेंस में लिखी हुई, बोले एक्सप्लेन करो। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में अंग्रेजों की बोले ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है। उल्लेख करो, तो आपको लिखना है कैसे कैसे होती है। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य रूप से ये 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो इसकी डेट याद रखनी है। वो जून में लड़ा गया था 23 में। एक जो और पानीपत की लड़ाई ठंड में लड़ा गया था 14 जनवरी में, ठीक है। जो प्लासी की लड़ाई जून में लड़ी गई थी और अक्टूबर में लड़ी गई थी 1764 में। ये बक्सर की लड़ाई। बक्सर कहाँ है इसमें, बक्सर बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम थे। मैं बता रहा हूँ, एक तरफ थे मुगल राजा था जो शाह आलम था और अवध का नवाब था सिराजुद्दौला और मीर कासिम बंगाल का नवाब था, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। जबकि दूसरी ओर अंग्रेज सेना का नेतृत्व कैप्टन मुन्नो कर रहा था। ठीक है, ये कैप्टन मुन्नो वाला क्वेश्चन आया, लोग रॉबर्ट क्लाइव लिखते हैं, कैप्टन मुन्नो कर रहा था। किंतु क्या लिखा, मीर कासिम अपने कुछ सहयोगियों की इस गद्दारी के कारण, ये वहां भी गद्दारी की थी, यहाँ भी गद्दारी कर रहे हैं। अब मुगल सम्राट शाह आलम तो बंगाल का नाम मीर कासिम एवं अवध का नाम सिराजुद्दौला, तीनों पूर्ण रूप से कठपुतली शासक। कठपुतली मतलब होता है जिधर चाहेंगे उधर घुमा देंगे, जिधर चाहेंगे उधर घुमा देंगे, अपने इशारों से राज कराएंगे। अंग्रेजों के हो गए थे। अब यार मैं थक गया हूँ, अब इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा।